गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून दोस्तों, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हैं, आपने लंच कर लिया है और आप सेशन लगाने के लिए तैयार हैं। देखिए, आपकी आज 3 क्लासेस चलनी है प्लस पे, जिसमें एक क्लास मैं ले चुका हूँ कंप्यूटर की, जो कि आपकी 10 से 12 बजे थी। ये वाली जो क्लास है आपकी 1 से 3 बजे तक चलनी है, और उसके बाद 4 से 6 बजे वाली जो आपकी क्लास है वो आपकी जीके के एमसीक्यूज की क्लास है। ठीक है, इस क्लास के अंदर भी मैं आपको एमसीक्यूज की ही प्रैक्टिस कराऊंगा। अच्छा, लेट खाना खा रहे हैं इसका मतलब आप, ठीक है, खाना वैसे तो 12-1 बजे तक खा लिया करो, 2 बजे तक खा सकते हैं। चलिए, आप क्लास के साथ साथ आराम से खाना खा लेना। राधे राधे, गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है, नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों फटाफट से कहानी। पिछली क्लास में काफी सारे सवाल हमने प्रैक्टिस किए थे, अराउंड 40 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस की थी, और इस क्लास में मैं आपको 40 से 45 सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा। और उसके अलावा जो है आपके जो डाउट्स हो आप मुझे भेज देना, डाउट्स भी आपके मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट से इस क्लास की कहानी। देखिए, एमसीक्यू जरूर लगा के जाइएगा आप लोग, किसी वजह से आपकी कोई थ्योरी की क्लास मिस हो जाए वो फिर भी एक्सेप्टेबल है, बिकॉज हो सकता है पेपर में आपका उस पर्टिकुलर पेज से कोई सवाल आए या ना आए, वो एक अलग बात है। लेकिन एमसीक्यूज आपको लगा के जाने हैं, बिकॉज सभी एमसीक्यूज एसएससी ओरिएंटेड है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ में करा रहा हूँ, और कई सारे सवाल ऐसे भी हैं जो नॉन पीवाईक्यूज है, जो बैंकिंग कैटेगरी के सवाल है, क्योंकि आप जानते हैं ना बैंकिंग में तो पहले से ये सब पूछा जाता है। या जैसे दिल्ली पुलिस का कोई ऐसा पेपर है जिसमें कंप्यूटर्स ऑलरेडी पूछी जा रही है, तो वहां के सवाल भी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। पहला सवाल आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ, स्क्रीन पर अपना फोकस बनाए रखिए। ये क्लास नंबर 2 है एमसीक्यू वाली। ठीक है, एमसीक्यू की क्लास नंबर 2 है। आगे चले दोस्तों। अच्छा, आप अगर कहें तो ये फाइलें जो है मैं आपके लिए वैसे ये फाइल आप एनोटेशन वाली डाउनलोड करना। ठीक है, फाइल में ये अपडेट सेक्शन में नहीं डालूंगा, आप सिंपली एनोटेशन वाली फाइल को डाउनलोड कर लेना, वो बेटर रहेगा। अपडेट सेक्शन में क्या है ना, पीएमवाईटी ये जो एनोटेशन से ये नहीं आएंगी, तो ये एमसीक्यू की क्लासेस की आप जो है विद एनोटेशन पीडीएफ डाउनलोड करना, उससे आपको जो टिक मार्क है या जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लिखी है वो आपको साथ में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं कहानी। पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। 10 बजे वाली भी एमसीक्यू क्लास थी, एमसीक्यूज हमने स्टार्ट कर दी है इस कोर्स में। अब सेकंड क्लास है एमसीक्यू की। डैश इज रिक्वायर्ड टू बूट अ कंप्यूटर। कोई बूट करने का मतलब बता सकता है? व्हाट डज इट मीन व्हेन आई से आई एम बूटिंग द कंप्यूटर? बूट का कोई वर्ड होता है स्टार्ट। जी हाँ, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। रीस्टार्ट नहीं, स्टार्ट। रीबूट करना मतलब रीस्टार्ट करना, तो बूटिंग का मतलब जो है वो होता है स्टार्ट करना। जब आप अपने बंद कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर बूट होने लगता है, और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो कंप्यूटर रन करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसी करेक्ट आंसर। ये डेटा आपको आपके थ्योरी के अंदर मिल जाएगा। गुड आफ्टरनून। अगला सवाल। डैश इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कोई बात नहीं अक्ष, अभी सेकेंड ही क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 प्रियांश। डैश इज द पार्ट ऑफ सीपीयू। देखिए, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब क्या है, क्या बोलते हैं इन्हें, कौन से डिवाइसेस बोलते हैं? तो कीवर्ड का इस्तेमाल करा जाता है डैश डिवाइसेस। जो एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, ये एक्चुअली सीपीयू का ही हिस्सा है। कौन सी डिवाइसेस होती है? आउटपुट नहीं, मैं आपसे कुछ और पी से वर्ड होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस। आउटपुट भी आप सही लिख रहे हैं, यानी जो डिवाइसेस साथ में कनेक्ट होती है। आउटपुट भी गलत नहीं है, मॉनिटर आउटपुट है, कीबोर्ड आउटपुट है क्या? कीबोर्ड तो इनपुट है, आप आउटपुट कैसे कह रहे हैं इसे? ये मॉनिटर आपका आउटपुट है, और प्रिंटर भी आपका आउटपुट है। गुड आफ्टरनून। अगला सवाल है, एड्रेस बुक के अंदर क्या होता है? गुड आफ्टरनून। देखिए, एड्रेस बुक एक जनरल शब्द दिया हुआ है जिसके अंदर क्या क्या हो सकता है। ईमेल एड्रेस होंगे, और भी डेटा हो सकता है, जैसे फोन नंबर्स हैं या फिर उनके नाम भी है। ठीक है, अब देखिए, फोन नंबर में भले ही आपको डाउट हो, लेकिन ईमेल एड्रेस ऑफ पीपल्स नेम, ये दोनों तो 100% आपको पता होंगे कि होते हैं। अगर आप किसी की ईमेल आईडी लिखते भी हैं तो जनरली अगर आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हो उस पर्सन से, तो उसका नाम वगैरह भी उसमें आ जाता है ना। तो इसका मतलब आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 या सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 नहीं था, तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही था कि सब होते हैं। तो अगली बार के लिए ध्यान रखना कि फोन नंबर भी होगा। अगला सवाल। फंस गए हैं आप लोग। बस ये साधु प्यार है आप सबका। डैश पोर्ट्स कनेक्ट स्पेशल टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू साउंड कार्ड्स। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से आपको हिंट निकालना था।
स्पेशल वर्ड लिखा था, म्यूजिक वर्ड लिखा था, इससे आंसर बनना था। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप जानते होंगे। देखिए जो MIDI है वो होता है म्यूजिकल, नोट कर लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, MIDI। यूएसबी से आजकल अधिकतर काम हो जाते हैं, बट स्टिल जो कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस हैं या जो स्पेसिफिकली म्यूजिक ओरिएंटेड डिवाइसेस हैं उनका अलग से MIDI आता है। आपको शायद पता होगा MIDI पोर्ट अलग से होता है। आपका टीवी अगर LCD या LED टीवी वगैरह है तो हो सकता है उसके पीछे यूएसबी पोर्ट भी हो और साथ में MIDI का एक अलग से पोर्ट। ठीक है, जैक का गोल होता है 3.5 mm वाले की शायद आप सुरेश बात कर रहे होंगे। ये चौकोर होता है, हल्का स्क्वारिकल सा होता है, नॉट एग्जैक्टली रेक्टेंगल और स्क्वायर, थोड़ा अलग ही शेप होता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है। यूएसबी का भी इस्तेमाल करा जाता है, गलत नहीं है, बट स्पेशल टाइप्स ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से कीवर्ड उठाना था और ऑप्शन नंबर 4 पे टिक करना था। HDMI अलग है, MIDI अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़ा दुख होता है मुझे, पता है ये सब देख के। मैंने बड़ी मेहनत से आपको बड़ा प्यारा कंटेंट दिया है क्लासेस में, आपने उसका रिवीजन अच्छे से नहीं करा है, या तो आपकी क्लासेस मिस हुई हैं या फिर आपको लग रहा है क्वालिफाइंग पेपर जितनी मेहनत मांग रहा है पेपर। देखिए अभी पहली बार मेंस हो रहा है ना, जब एक बार मेंस में कई हजार बच्चे बाहर हो जाएंगे ना कंप्यूटर की वजह से, तब अगले मेंस से उन्हें कहानी समझ में आएगी। अभी पहली बार हो रहा है तो इन लोगों को लग रहा है कि कंप्यूटर और टाइपिंग का जो है दोनों ही क्वालिफाइंग है तो ये आराम से ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक सवाल 4 नंबर कैरी करता है, 3 सही वाले 1 गलत वाले, तो कुछ नहीं पता उस एक सवाल के चक्कर में आप CSS या फिर इनकम टैक्स या फिर GST इंस्पेक्टर से छूट गए, तो ये गलती आप मत करिए। ठीक है, समझिए बात को थोड़ा सा। अब क्या ये डेटा मैंने आपको क्लास में नहीं पढ़ा रखा, बताओ। अ DNS ट्रांसलेट्स अ डोमेन नेम इनटू व्हाट? क्या ये सब मैंने आपको नहीं पढ़ा रखा, बताओ आप मुझे। अ DNS सर्वर मेंटेन्स अ डेटाबेस ऑफ डोमेन नेम्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेसेस। ठीक है, पढ़ा रखा है ना, तो क्लासेस मिस मत करिए, देखिए आपका नुकसान हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से आपको पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी, बुरा मत मानिएगा, खत्म हो जाती है। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी अगले चैप्टर के लिए बन जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। DNS जो है वो डोमेन नेम को IP में बदलता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों कई बार। मुझे पता था यही होगा। मैंने सवाल इसीलिए ऐड करा था। कभी कभार क्या होता है ना, हमें स्क्रीन पर दिखता है इंटरनेट एक्सप्लोरर लिखा हुआ, लेकिन लिखा होता है विंडोज एक्सप्लोरर। जब पहली बार इसे बच्चा सवाल को पढ़ेगा ना, वो इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर समझ लेगा, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है, आजकल इसे फाइल एक्सप्लोरर बोला जाता है। एक छोटा सा आइकन भी आता है इसका, पीले से रंग का होता है, फोल्डर जैसा बना होता है। फोटो तो ऐड नहीं करी मैंने, इसे पढ़िए आप। फाइल, ये विकिपीडिया का डेटा है। फाइल एक्सप्लोरर और प्रीवियसली नोन एज विंडोज एक्सप्लोरर इज अ फाइल मैनेजर एप्लीकेशन जो कि विंडोज के अंदर आपको मिलता है। वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है जिसकी आप बात सोच रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर गूगल की, वो अलग चीज है। ये विंडोज एक्सप्लोरर है, यानी अगर आपको अपने कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल फोल्डर ढूंढना है तो आप इसकी मदद से उसे ढूंढते हैं। इट इज अ फाइल मैनेजर। जैसे कि आपके मोबाइल में भी एक ऐसा पीले रंग का एक फोल्डर जैसा एक आइकन होता है, आपका प्रोग्राम होता है, जिसकी मदद से आप क्या करते हो, SD कार्ड के अंदर क्या डेटा है या फिर आपका इनबिल्ट मेमोरी के अंदर क्या डेटा है उसे जाके एक्सेस करते हो। कई बार हम करते हैं ना कि हमारे पास मेमोरी कार्ड है और हमारे फोन भर चुका, तो हम अपने फोन के अंदर जो है फोटोज को लेते हैं, वीडियोस को लेते हैं, उसे मूव करते हैं मेमोरी कार्ड में। तो वो जो पीले रंग का फोल्डर है जिसके अंदर आप जाके काम करते हैं, वो भी एक तरीके का एक्सप्लोरर ही है। इंटरनेट एक्सप्लोरर अलग चीज है, जो कि आप आंसर दे रहे हैं वेब ब्राउजर, ये सर्च इंजन बाजी, वो उससे एसोसिएटेड है। विंडोज एक्सप्लोरर कुछ नहीं है, ये आपका एक फाइल एक्सप्लोरर है। क्या आपको बढ़िया सवाल लगा है? अब देखिए कितना बढ़िया सवाल है, रैंक बिल्डर क्वेश्चन है आपका। भले ही एक्चुअल रैंक नहीं बनेगी क्योंकि क्वालिफाइंग है, बट फिर भी ये सवाल हो सकता है एक बच्चे को सिलेक्शन दिला दे, एक बच्चे का सिलेक्शन रोक दे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। YPS ऑलरेडी एक कोर्स मेरा है, थोड़ा सा पुराना है बट वो काफी कारगर है। 2019 का एक कोर्स है, आप कहो तो मैं आपको रिकमेंड करूं। एक्चुअली हिमांशु उसको कोई ऐसा नाम नहीं दे रखा, उसे भी फाइल एक्सप्लोरर ही कहते हैं, बट फिर भी अगर आप उसे कोई नाम देना चाहो तो आप ऐसा नाम दे सकते हो। देखिए YPS एक कोर्स मैंने दिया था 2019 में।
कंप्लीट कोर्स ऑन स्टैटिक जीके फॉर एसएससी सीजीएल 2019। आप 2019 में चले जाना, आप सभी के पास आपके इंटरफेस पे कैलेंडर आता है जिसमें सीधा आप किसी पर्टिकुलर दिन तक जा सकते हैं। क्या आप, पता नहीं आपके पार्ट पे अलग चलता है, हमारे पार्ट से शायद नहीं आता है, कोई कह रहे हैं आता है, कोई कह रहे नहीं आता है, ठीक है। इन एनी केस आपको 2019 तक जाना है, ठीक है जी। 2019 का जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर है, जून जुलाई के बाद वाला, वहां पर आपको एक कोर्स दिखेगा, आप इसे लगा लेना, 2-3 बार इसकी पीडीएफ पढ़ लेना, काफी ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। वो मैंने ही कोर्स दे रखा है, आवाज आपको आप काफी अलग लग रही होगी और देखने में हो सकता है मैं अलग दिख रहा हूँ, बट वो मेरा ही कोर्स है। तब के इंटरफेस अलग हुआ करते थे, तभी अकेडमी प्लस बहुत नया नया आया था, तो उस समय की चीजें अलग थी, अब चीजें बदल गई हैं, ज्यादा क्लियर आवाज पहुंच सकती है, इंटरफेस वगैरह काफी कुछ बदल चुका है। करेक्ट आंसर इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4। प्रतियोगिता मंत्रा की तरफ से पहला प्लस का कोर्स मेरा ही है। तो बहुत पुराने पुराने कोर्सेज में मैंने आपको दे रखे हैं, इससे पहले जो है मैं आपको बैंकिंग में, इससे पहले रेलवेज में, सब जगह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बट पिछले कुछ सालों से पूरे तरीके में एसएससी पे ही अपना समय दे रहा हूँ, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है, जीरोस एंड वंस। हाँ, चल आगे चलते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। मैपिंग जो है अक्ष लेटेस्ट ज्योग्राफी के कोर्स की आखिरी की 4-5 क्लासेस आप देखिए, ठीक है। आप समझ गए इस सवाल को, मैं आगे चलूं, अगला सवाल। बहुत बढ़िया युवराज, बहुत बढ़िया प्रश्न, अच्छा कनेक्शन बनाया है। When was the first email sent? थोड़ा सा डेटा मैं आपको कवर कराना चाहता हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। ये आपकी फाइल में होगा तो आप इसे इसी में गो थ्रू कर लीजिएगा, एंड चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, बट नोट करने का ऐसा कोई सेंस नहीं है, ठीक। देखिए, WWW डे जो है वो होता है 1 अगस्त को, ठीक है जी। बस इतना ही चाहिए विकास, अपने को टिक करने से मतलब है। वर्ल्ड वाइड वेब डे जो है 1 अगस्त को होता है, ठीक है जी। और ये कुछ फैक्ट्स मैंने आपके लिए ऐड करे हैं, ये आपको पता है ना, वर्ल्ड वाइड वेब जो है 1989 में बना था, टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था, और इन्होंने ही जो है WWW की जो है कोडिंग वगैरह लिखी थी। आजकल आज के समय में अप्रोक्सीमेटली 50%, मुझे ऐसा लगता है 50% से भी ज्यादा ही जो है लोग होंगे जिन्होंने इंटरनेट कभी ना कभी यूज करा होगा, फिर भी इस डेटा के हिसाब से 4 बिलियन आप मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 50%। वर्ल्ड्स फर्स्ट वेबसाइट एट CERN वेंट ऑनलाइन इन द ईयर 1991, जब हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स चल रहे थे, उस समय की बात है ये, ठीक है। लेकिन ये लोगों के लिए नहीं थी, ये दुनिया के लिए नहीं थी, बिकॉज दुनिया को तब तक पता ही नहीं था ये क्या होता है। ये जो है उनका इंटरनल वो जो काम कर रहे थे, बस उनके कलीग्स तक या फिर उन तक खुद तक ही पहुंची थी। बर्नर्स-ली अपलोडेड द फर्स्ट इमेज टू द इंटरनेट इन 1992। इंटरनेट बन चुका है तो उसमें इमेज अपलोड हुई है, जो कि एक जो है पॉप बैंड की जो है पैरोडी, समझते हैं ना, जो मजाक उड़ाने वाला या लाइटर वे में चीजों को लेने वाला एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे पैरोडी बोलते हैं। एक बैंड की जो है इन्होंने एक फोटो अपलोड करी थी, ठीक है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स है, देखिए क्या पता आपसे कुछ पूछ ले, ठीक है। इसमें आप ध्यान रख सकते हैं, हॉरिबल्स वर्ड आप ध्यान रख लीजिए, ये बैंड का नाम था, पूरा भी ध्यान रखेंगे तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। आगे चलते हैं जी। ये वेब जो शब्द है ये किसने दिया था? ये दिया था, इसे शॉन बोलते हैं, वैसे तो जीन बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन लोगों तक कौन सा आवाज पहुंच रही है, आधे तो मर चुके होंगे। इसे शॉन वैसे प्रोनाउंस करा जाता है, बाकी जीन आर्मर पॉली ऐसे बोलते हैं इंडियन इंग्लिश में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इन्होंने जो है ये वेब नाम का जो टर्म है ये दिया था, तभी हम कहते हैं सर्फ कर रहे हैं हम इंटरनेट पे, यानी हम सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे। आगे चलते हैं। फर्स्ट नेटवर्क ईमेल वाज सेंट बाय रे इन 1971, और इन्होंने ईमेल खुद को ही भेजा था, और इसमें लिखा था समथिंग लाइक, ये जो पहला रो ऑफ द कीबोर्ड है पूरा क्यू से लेकर पी तक, वो इन्होंने लिख के भेजा था, ठीक है। बात को आप समझ पा रहे हैं? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे एक गया था। क्या यहाँ तक की सारी बात आप समझ पाए दोस्तों? कंफर्म करें प्लीज। ये सारे फैक्ट्स आसानी से याद नहीं होंगे, आप इसे फिर भूल जाओगे आधे घंटे बाद, खुद पढ़ना पड़ेगा घर पे, समय निकालिए, ज्यादा पढ़िए। आप जो सोच रहे हैं ना मैं 4-5 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले लूंगा, ये वो टाइम नहीं है, आखिरी के 10-15 दिन है, इसमें तो 10-10, 12-12, 15-15 घंटे जितने लगा सकते हो उतने लगाओ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों। आगे चलते हैं। ऑप्शंस इसके अच्छे बने हैं, अगर कोई भी 1971 से पहले का दिखेगा तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, समझ गए ना क्यों? क्योंकि 1971 में ही ईमेल आया है। करेक्ट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1972। ये सब बातें आपको याद है ना मेरे दोस्तों? पक्का ना? नहीं, 71 आपको ये याद है ना ये?
तो अब जो यहाँ पर आपसे पूछा गया है वो आपसे ठीक उससे उसके क्लोजेस्ट आप चूज करके सिंपली खत्म कर सकते हैं। देखिए ये जो लिखा है, ये लिखा है इन विच ईयर वाज द एट चोजन फॉर इट्स यूज इन ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर जो आपको बताया गया है वो क्या है, ये बनाते हैं नेटवर्क मैसेजिंग एंड ईमेल, और सिंपल एट कम्स टू मीन एट 71। अब देखिए 71 72 दोनों यहाँ पर चल सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं। देखिए ये जो डेटा होता है ना, ये हम लिख तो देते हैं कि एक डेट एक दिन, एक्चुअली एक प्रोसेस होता है, बड़ा लंबा प्रोसेस में काम होता है, तो ये इतना वेरिएशन आपको मिलता ही मिलता है। ये एनसीईआरटी से ही पढ़ाया गया, तो ये ऐसा नहीं है कि डेटा गलत है। ये तो आप समझ रहे हो, ये बैकग्राउंड में इसलिए वाटरमार्क छोड़ा जाता है जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहे, ये डेटा सही है, ये क्वेश्चन भी सही है, बट क्योंकि डेवलपमेंट वाला काम है तो थोड़ा सा यहाँ प्लस माइनस हल्का बहुत आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल हिमांशु, ऐसा हो सकता है कि 1971 के सेकंड हाफ में काम चल रहा हो तो इन्होंने 1972 दे दिया। अगला सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी। हाँ, वो मैपिंग मैंने आपको पहली बार पढ़ाई थी, मतलब स्पेशल में पहली बार मैपिंग मैंने वैसे पढ़ाई थी। तब तक मुझे नहीं लगता एसएससी कैटेगरी में किसी ने भी, मतलब मैं फुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी किसी ने भी मैपिंग उस लेवल पे आपको पढ़ाई होगी। उसके बाद बहुत लोगों ने उसे देखा होगा, स्टूडेंट्स ने या अदरवाइज, और उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने मैपिंग की इंपॉर्टेंस को समझा। तो अब आजकल कुछ लोग करा देते हैं, बट जब मैंने पढ़ाया था तो मुझे लगता है कि इंटरनेट पे एसएससी कैटेगरी, यूपीएससी में तो ना जाने कब से मैपिंग बहुत बड़े लेवल पे पढ़ाई जाती है, बट एसएससी कैटेगरी में मैपिंग की उतनी इंपॉर्टेंस कोई समझता नहीं था। बट जब वो कंटेंट कवर करा है उसके बाद धीरे धीरे जो है, अच्छी बात है, सब समझ गए। कोई भी पढ़ाए, फायदा तो बच्चों का ही होना है। कोई दूसरा टीचर भी किसी तीसरे बच्चे को पढ़ाएगा तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बात नहीं, एंड में दुआ मुझ तक पहुंच ही जानी है। व्हाट इज द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेजेस कॉल्ड? फोल्डर, मेल बॉक्स, डायरेक्टरी। मेल बॉक्स बोलते हैं ना उसे, इनबॉक्स के रूप में जाना जाता है ना। इनबॉक्स होता है जिसके अंदर सारे मेल्स आते हैं, ऐसे एक आउटबुक्स होता है, एक सेंट मेल होता है, उसे मेल बॉक्स बोला जाता है। अगला सवाल। क्या कर रहे हैं, ये सब गलत करेंगे आप। देखिए बारकोड ही तो होता है, वो ऐसी लाइनें सी जो होती हैं। आप कहेंगे नहीं सर, क्यूआर कोड भी तो होता है। क्यूआर कोड अभी सामान पे नहीं आया है, हो सकता है आने वाले समय में कभी आ जाए, और क्यूआर कोड ऑप्शन में भी नहीं है। क्यूआर कोड की फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस कोड है, ठीक है। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट, ओसीआर जो आपका है वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। स्ट्रिपिंग एक नॉर्मल शब्द है बस, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि चीजों को स्कैन करता है, ठीक है। वाईपीएस किस रेफरेंस में आप पूछ रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में अपना डाउट लिख के आप मुझे क्वेश्चन टैब में भेजो, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 है, क्विक रिस्पॉन्स। श्वेता, क्यूआर कोड वगैरह पेमेंट वगैरह के लिए आपने देखा होगा, पेमेंट है या फिर आजकल आपको क्यूआर कोड आधार वगैरह पे भी देखने को मिलता है, पैन पे भी शायद आ गया है, और बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह अब सब जगह क्यूआर कोड आने लग गए हैं। सीधा आप उसे स्कैन करेंगे तो ऑथेंटिसिटी जो है उसकी पता लग सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ओसीआर का इस्तेमाल कहाँ होता है? देखिए कभी आप किसी इमेज को स्कैन करेंगे तो जैसे आप मनीषा गूगल लेंस का इस्तेमाल करेंगे ना, मान लेते हैं गूगल लेंस से आप किसी फोटो को खींचते हैं, उसमें आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उस फोटो के अंदर जो जो टेक्स्ट है वो पकड़ के आपको दिखा देगा। तो ओसीआर का इस्तेमाल होता है करेक्टर्स बनाने में। जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई कंटेंट है, मुझे उससे जो है टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट उससे मुझे निकालना है, तो मैं ओसीआर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है जी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 है, बारकोड्स। वाईपीएस ये इस सवाल से नहीं जुड़ा है। अच्छा, आप इन जनरल अगर कुछ भी डाउट पूछ रहे हो वाईपीएस तो मुझे क्वेश्चन टैब में आप सारे डाउट्स भेजो, जाने से पहले लेके जाऊंगा। ओएमआर अलग होता है, ओसीआर अलग होता है, ठीक है। ओएमआर जो आपका होता है वो आपका वो जो काले गोले आप मारते हो उन्हें ढूंढने में काम आता है, ऑप्टिकल मार्क है वो, ये करेक्टर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहीं भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। अब भी आप गलत करेंगे तो ये आपकी गलती है, मैंने तो मेहनत कर दी है आपके साथ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएस में है। ये डेटा आपकी फाइल में है, आप अगर मुझसे पढ़े हैं तो एक ना एक फाइल में ये स्लाइड होगी, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे बिग ब्लू लिखा हुआ है, और ये यूएसए में है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, 1911 में बनी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अच्छा रहेगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। अच्छे से पढ़ाई कर लो बेटा, तभी सिलेक्शन होगा। अगला सवाल।
आप में से बहुत लोगों को फ़र्क ही नहीं समझ आ रहा है इन दोनों शब्दों में। मैं कई बार समझा चुका हूँ, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आप किसी चीज़ को ढूँढना चाहते हैं, तो आप सर्च करते हैं उसका। जिस मशीन में आप उसे ढूँढते हैं, जिस मशीन की मदद से आप उसे ढूँढते हैं, जिस इंजन की मदद से आप उसे ढूँढते हैं, उसे सर्च करने वाला इंजन बोलते हैं, ठीक है? आपको वो मिल गया, आपने ढूँढा facebook.com, आपको मिल गया, आपने उसे खोल लिया। अब जो गूगल का पेज था, उससे फेसबुक के पेज पे आप गए, वहाँ पे आपने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, उसके बाद आप अगले पेज पे गए। वो अगले पेज के अंदर आपने देखा कि क्या-क्या नोटिफ़िकेशन आए हुए हैं, कितनी फ्रेंड रिक्वेस्टें आई हुई हैं। आपने देखा कि हाँ, पीपल यू में नो में ये कौन-सी पर्सनैलिटी है, फिर आप आगे गए। ये जो आप एक जगह से दूसरी जगह टाप-टाप के जा रहे हैं, ये ब्राउज़र की मदद से आप कर पा रहे हैं, यू आर ब्राउज़िंग द इंटरनेट। समझ पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल पीएमवाईटी, बट देखिए पेपर को तो आपको स्पेसिफिक आंसर ही देना पड़ेगा ना, तभी सिलेक्शन होगा। देखिए आपको कितना भी पता है, सही है तो नंबर है, नहीं है तो गलत है, सीधा ही है। सही करोगे 3 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे आपका 1 नंबर कटेगा। आपको कितना आता है, आपने ध्यान नहीं दिया, ये सब बातें किसी काम की नहीं है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है, ब्राउज़र। क्या आपको समझ आएगी? यू ब्राउज़ द इंटरनेट। ब्राउज़ मतलब इधर-उधर ढूँढते हो, भटकते हो, चलते हो, जाते हो, आते हो। ये सर्च करने का मतलब ढूँढते हो। क्वेश्चन की फ्रेमिंग को समझना, कहीं पर सर्फिंग जैसा दिखे तो ब्राउज़िंग जैसा कुछ आंसर होगा, कुछ ढूँढने जैसा दिखे तो सर्च वाला आंसर होगा। देखिए, पुनीत पता है एग्ज़ैक्ट, क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। मतलब पूरे-पूरे चांसेस है कि जब से आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले से मैं एसएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो इतना तजुर्बा हो गया है जीवन में। पता है कि कहाँ पे लोग अटकते हैं। आपने जब मिठुन जब फ़ेसबुक में अपना अकाउंट बनाया था, तो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया था, उसमें कई सारे क्लॉज़ेस होते हैं। साथ में आप अपने कॉन्टैक्ट्स जो है फ़ेसबुक के साथ शेयर करते हैं। तीसरे नंबर पे कोई आपका दोस्त है और जैसे कि ये आपका दोस्त है, ये आप ए पर्सन है, आपका दोस्त बी है। आप ए पर्सन है, आपका दोस्त सी भी है और आपका दोस्त डी भी है। अब मान लेते हैं कोई ई पर्सन है जो कि बी और डी दोनों का दोस्त है, तो वो कहते हैं कि क्या हो सकता है आप आपस में एक-दूसरे को जानते हो। ये इसका लॉजिक होता है। मतलब इट इज़ वे कॉम्प्लेक्स, वे मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस, बट फिर भी मैंने आपको थोड़ा लाइटर वे में समझाया है। आगे चलते हैं। विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम। अरे नहीं भाई, वाईपीएस भगवान तो जो है भगवान ही है, और माँ बाप हैं भगवान, हम तो बस एक जरिया है। बस आप मेहनत करते रहिए, वाईपीएस कोशिश करिए कि इस बार मेंस भी क्लियर हो ही जाए, क्योंकि देखिए मौका है, तो ये कन्वर्ट करना है अपने को सिलेक्शन में, तो पूरी मेहनत आप करिए और दिन रात एक करके कोशिश करिए सिलेक्शन लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये आपको पता तो है बेटा, मशीन लैंग्वेज वही 0 और 1 वाली होती है, जो कि कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेशन के समझ लेता है। कंप्यूटर को बस एक ही भाषा समझ आती है, मशीन लैंग्वेज, ज़ीरोस और वन्स वाली। अगला सवाल। कैसे समझाऊँ मैं आपको? देखिए, मैंने आपको कितनी बार इसे बता रखा है, मुझे बताओ, क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे बड़ा दुःख हो रहा है, क्या करूँ मैं बताओ? रोऊँ बैठ के? नहीं रो सकता ना, तो फिर? देखिए, ये सब डेटा आपके नोट्स में है, आप पीडीएफ को पढ़ लो, ये सब आप फ्री के नंबर है, फ्री के। ये है लाइन्स पर मिनट, पैरास पर मिनट ऐसा कुछ होगा, और ये कैरेक्टर्स पर मिनट, ऐसे वर्ड पर मिनट कुछ भी बना सकते हो। ठीक है जी? समझ बिल्कुल। देखिए हिमांशु, आप समझिए, गलत ऑप्शन में सही नहीं ढूँढ सकते ना हम। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कैरेक्टर्स पर सेकंड आप कह रहे हैं, आपने कहा जी 40, तो क्या ये मिनट में नहीं कन्वर्ट हो सकता? होने को हो सकता है। तो वो आपको फँसाएगा ना, किसी तरीके तो वो फँसाएगा आपको। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, कैरेक्टर्स पर सेकंड सही है, बट किसी तरीके तो आपको फँसाएगा ना, वो देखेगा कि आपने रटा है, आपने समझा है। ये है डॉट्स पर इंच, ये आपका सही आंसर है। रेज़ोल्यूशन कितना क्लियर दिख रहा है, 1 इंच में कितने डॉट्स है, द हायर द डॉट्स द क्लियर द इमेजेस, ठीक है? मेरे हिसाब से वाईपीएस हो जाएगा, आप आराम से इस कोर्स को शुरू से लगाइए। अगला सवाल, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, कोई बात नहीं। इनमें सबसे बड़ी यूनिट कौन-सी है? बी। और सबसे छोटी यूनिट कौन-सी है? ये नॉट है, जीबी।
ठीक है, इन चारों में सबसे छोटी जीबी है। देखिए, ये डेटा आपको क्लास में दिखाया गया था, फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, जो एक बिट होता है वो एक बाइनरी डिजिट होता है। एक बिट या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ऐसे 4 डिजिट्स के जो कॉम्बिनेशन है, मान लेते 4 ऐसे डब्बे हैं, हर एक में या तो 0 या एक 1 होगा। इन चारों को मिलाकर जो है 4 बिट्स बोलते हैं, जिसे हम एक निबल के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके 8 बिट होता है। 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट, और क्योंकि 4 बिट का मतलब 1 निबल होता है, तो इसका मतलब 2 निबल हो जाता है 1 बाइट का। जब 1024 बाइट मिलते हैं तो हम उसे 1 किलोबाइट बोलते हैं। ऐसे ही जब 1024 किलोबाइट मिलते हैं तो उसे मेगाबाइट बोलते हैं। 1000 मेगाबाइट मिलते हैं तो गीगा, गीगा मिलते हैं तो टेरा, टेरा मिलते हैं तो पेटा। उसके बाद आप आगे चलते हैं तो पेटा मिलते हैं तो एक्सा बनता है। उसके बाद जेटा, योटा, ब्रोंटो, जियो। ये मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, याद होगा शायद आपको ये सारी बातें। ये जियो बाइट जो है, ये सबसे बड़ी यूनिट है जो हम लोगों को पता है। ऐसे ही मैंने आपको ये वाला डेटा भी क्लास में पढ़ाया था, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि योटा होगा तो क्या होगा आपका, और अगर आपका योट्टो होगा तो क्या होगा, याद है ना, ये सब पढ़ा चुका हूँ। जैसे डेसी और डेका में फर्क आप देखते हो, डेका है तो बड़े की तरफ है, डेसी है तो छोटे की तरफ है। ऐसे ही योट्टो है और योट्टा में क्या फर्क है, योट्टा बड़े की तरफ है, योट्टो छोटे की तरफ है। अच्छा अनुराग, कितना सिंपल सवाल है, देखो अगर कोई उसे भी गलत करेगा तो फिर क्या ही कहें उसके बारे में। ठीक है जी, पढ़ लीजिए, ये सब सिंपल सी बातें हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। लीडर बोर्ड खुल गया। नमस्ते जी। जितने बच्चे सीजीएल प्री क्लियर नहीं कर पाए हैं, क्या आप सीएचएसएल प्री क्लियर कर रहे हैं? एक बार गलती कर दी, हो गई गलती। हर बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। आप क्लासेस लगाएं ना लगाएं, दिन में जागे रात को जागे, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैथ्स ज़्यादा करें, इंग्लिश ज़्यादा करें, रीजनिंग ज़्यादा करें, जीके ज़्यादा करें, आई डोंट केयर। मुझे सिलेक्शन चाहिए, बस बात खत्म। आप कहीं से भी वो सिलेक्शन ला के दें। मेहनत करिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आएंगे। 2023 के अंदर सेट हो जाइए, वरना दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। एम आई सी आर इज मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। एम आई सी आर आपको देखने को मिलता है चेक्स वगैरह पे, जो 9 डिजिट कोड होता है, नीचे आप देखेंगे 6 डिजिट का चेक नंबर होता है, उसके साथ में होता है 3 3 के 3 सेट। और उससे आप पता लगा लेते हो 1 सेकंड में कि ये जो चेक है कौन से बैंक का है, कौन सी ब्रांच का है, कौन से शहर का है, ये सब इन्फॉर्मेशन इसमें छिपी होती है। ऑथेंटिसिटी भी आप एम आई सी आर से चेक कर सकते हैं कि चेक फेक है या फिर चेक सही है। अगला सवाल, ध्यान से पढ़िए जी सवाल को। मैं आपको ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ना, इस सवाल को करने में हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। जो सवाल कहना चाहते हो उसे समझो और सोचो कि अगर आप जो है इस प्रोग्राम को, इस चीज को ऐड करते वर्ड के अंदर, तो आप कहाँ ऐड करते? देखिए, अगर आप सवाल को पढ़ते हो, कहते हैं मुझे फॉन्ट चूज करना है एक सेंटेंस का, तो आपको क्या लगता है कि वो व्यू में दिखेगा? व्यू में तो आप व्यू करते हैं ना। सोच के देखो, व्यू में तो वो सब होगा कि प्रिंट करने के बाद कैसा दिखेगा, लैंडस्केप में कैसा दिखेगा, पोर्ट्रेट में कैसा दिखेगा, या फिर एक ही मान लेते हैं कि एक पेज पे 2 स्लाइड एक साथ आएंगी तो कैसा दिखेगा। ये तो व्यू में ये सब दिखेगा ना। ऐसे आप सोचो कि ये जो फॉन्ट चेंज करना है कहाँ हो सकता है। देखिए, अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखता है। सब कुछ फॉन्ट आप चेंज करते हैं कहाँ पर? इस इलाके में करते हैं ना, फ़ॉन्ट वाले में। इधर ही तो करते हैं ना कि हाँ, यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, इससे फ़ॉन्ट चेंज होता है, इससे बैकग्राउंड चेंज होता है। यानी अगर मैं यहाँ पर आर लिखता हूँ और मैं इस पे फ़ॉन्ट पे जाके इसे लाल कर दूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन जो येलो वाला है, अगर मैं इस पे जाऊँगा तो हाइलाइट करने में काम आता है, यानी ये चीज़ हाइलाइट हो जाएगी। तो क्या ये व्यू में होगा? आप सोच के देखो। व्यू में तो बहुत ही अलग काम होते हैं, आप देखते हैं कि वो कैसा दिखेगा, है ना? ये जो है आपका होता है फॉर्मेट में। देखिए, पहले के ज़माने में ना ऐसा फॉर्मेट वगैरह सब अलग से आता था। आज इन्होंने और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कर दिया है चीज़ों को, और ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया है सब कुछ। इस तरीके आप फॉर्मेट पे जाते थे और यहाँ पर जाके आप वो सारे काम कर सकते थे। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? फॉर्मेट के अंदर फ़ॉन्ट होता था और फ़ॉन्ट पे जाके आप जो चेंजेस करना चाहे कर सकते थे। अब जो है इन्होंने ऑब्वियसली अपडेट्स के साथ-साथ काफ़ी बढ़िया इंटरफेस जो है बना दिया है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है? अगला सवाल। रिबन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आदर्श। रिबन तो एक जनरल टर्म है, बट ऐसा देगा नहीं, क्योंकि रिबन बहुत ओपन एंडेड हो जाएगा। बट फिर भी अगर आपका सवाल का आंसर देना है तो आंसर इज यस, हो सकता है। बढ़िया सवाल।
एक बात बताइए, पावर सप्लाई बचानी है तो चीज़ों को स्लीप पे डालोगे ना? सोच के देखो। भाई पावर सप्लाई बचानी है तो कंप्यूटर को बंद करोगे, अगर कंप्यूटर रनिंग है तो वो चले जा रहा है तो चले ही जा रहा है। जी हाँ, युवराज ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, वो बैटरी सेवर होता है। बैटरी सेवर में आप क्या करते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस वो 80% कर देगा, 70% कर देगा, या फिर हो सकता है कि 10 मिनट्स अगर आपका पीसी इनएक्टिव है तो उसे स्लीप पे डाल देगा। ये सब चीज़ें वो चेंज करेगा। वो जो आपकी साउंड है उसे थोड़ा कम कर देगा। ये सब काम वो करता रहेगा, है ना? लेकिन स्क्रीन सेवर का मतलब सिंपली इतना होता है कि जैसे मान लेते हैं कि मैंने कोई चीज़ खोली हुई है स्क्रीन पर, अगर मैं उसे 10 सेकंड तक या मान लो 2 मिनट तक, आधे मिनट तक, 1 मिनट तक वो आप अपने पास पे सेट करते हो, अगर मैं उसे नहीं छेड़ूँगा ना, तो उसपे कुछ और अपने आप आने लगता है। कहीं 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 पे घड़ी बन के आने लगती है, कहीं पर किसी की फ़ोटो आने लगेगी, कभी जो है विंडोज़ का जो लोगो है वो ऐसे-ऐसे भटकता हुआ आने लगेगा। वो आप अपनी मर्ज़ी से सेट करते हो कि आपको उसपे क्या देखना है, ठीक है जी? कई जगह कोई कुछ लोग जय हिंद लिख लेते हैं, जैसे सरकारी ऑफ़िसेज़ में क्या होता है, जय हिंद लिख देंगे। उसमें ये है कि अगर 1-2 मिनट तक कोई पीसी यूज़ नहीं कर रहा तो स्क्रीन सेवर आ जाएगा और वो इधर-उधर मूव करने लगेगा। प्रियांश, पावर सेव भी हो सकती है, बट ऐसा कोई कंसिडरेबल अमाउंट सेव नहीं होता है इसमें। पावर सेव के लिए बैटरी सेवर होता है। स्क्रीन सेवर का मतलब ये है कि जो स्क्रीन पर आप कर रहे हैं, अगर आप स्क्रीन से उठ के मान लेते हैं वॉशरूम चले गए, है ना? तो कोई और उसे बाहर से खड़ा हुआ ना देख ले। ऑब्वियसली वो जाके माउस को मूव करके वो काम कर सकता है, बट स्टिल जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि स्क्रीन आपकी कुछ समय के बाद अपने आप कवर हो जाए और उसपे एनिमेशंस वगैरह या फिर कुछ और चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। कई जगह पे क्या होता है, इनएक्टिविटी के केस में स्क्रीन सेवर प्लस लॉक लग जाता है, या जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन्स में होता है। मोबाइल फ़ोन जो है आपका, अगर आप नहीं यूज़ करेंगे 1 मिनट तक तो स्क्रीन बंद हो जाएगी, लॉक लग जाएगा और फिर स्क्रीन सेवर आ जाएगा। जैसे मैंने अपने फ़ोन में घड़ी लगा रखी है, एनालॉग क्लॉक, वो बाय डिफ़ॉल्ट वही लग के आती है। तो उसमें वो बस टाइम दिखता रहता है कि आप उसके ऊपर से ऐसे हाथ मूव करोगे तो वो टाइम दिखा देगा आपको, या एक बार टैप करोगे ना, समझ गए क्या कॉन्सेप्ट है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है। हाइबरनेशन ये नहीं होता, हाइबरनेशन होता है स्लीप पर जाना। ठीक है? स्लीप पर जाना, मतलब वो बंद हो जाएगा। हाइबरनेशन में कंप्यूटर बंद हो जाता है, देखने में बंद हो जाता है। समझ पा रहे हैं बात को? हाइबरनेशन में चीज़ें ऑफ हो जाएँगी, सारे प्रोग्राम्स खुले रहेंगे और बैटरी सेवर मोड में वो चला जाएगा। जैसे जब मैं पीसी को भी क्लास के बाद मैंने बंद करा था, मेरी क्लास खत्म हुई थी 12 बज के 5 मिनट पे। मुझे अगली क्लास लेनी थी 1 बजे। अब मैं जो है इसे शट डाउन नहीं करता, बिकॉज़ मुझे पता है शट डाउन करूँगा, कभी ऑन होते समय विंडोज़ अपडेट होने लग गया तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो मैं अपने पीसी को स्लीप पर डाल देता हूँ। स्लीप अलग है स्क्रीन सेवर से। स्लीप पे क्या होगा, सब चीज़ें बंद हो जाएँगी। जब मैं पावर बटन बाद में दोबारा दबाऊँगा क्लास से पहले, मान लेते हैं मैंने 12:45 पे दबाया कि प्लान कर लेता हूँ कौन-कौन से क्वेश्चन्स आपको कराने हैं, तो उस पॉइंट पे वापसी जो-जो पीडीएफ, पीपीटी सब खुली थी, वापसी वो खुल जाएगी, ठीक है? पहले हाइबरनेशन लिखा आता था, अब जो है स्लीप लिखा आता है। पहले हाइबरनेशन आता था, अब स्लीप आता है, दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये स्क्रीन सेवर है, इट सेव्स द डेटा विज़िबल ऑन द स्क्रीन फ्रॉम अदर्स, ठीक है? ये बैटरी सेवर नहीं है। बढ़िया सवाल था, अगला सवाल। पोल खोला तो है, शायद आया नहीं है आपके पास, दोबारा खोल देता हूँ। आ गया, ठीक है। देखिए, फ्री के नंबर हैं, इन्हें लूटना आपको आना ही चाहिए। डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू जो है, इसके इन्वेंटर कौन है? टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स, ली या डोनाल्ड? कुछ बच्चे ली फियोंग आंसर दे रहे हैं, कुछ बिल गेट्स कह रहे हैं। क्या बात है! ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, टिम बर्नर्स-ली, कुछ नहीं है इन सवालों में। जी हाँ, बिल्कुल अनुराग। थोड़ा-सा अलग है वो आयुष इससे। आप लोग सवाल को समझने का कष्ट क्यों नहीं लेते? आप पढ़िए तो सही, वो खुद बता रहा है आंसर। आप अगर सोचे कि मैं आपको हर तरीके का वायरस पढ़ा दूँगा तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ कि आप खुद आंसर ढूँढने लायक बन जाएँ। वो कहता है देयर आर वायरसेस दैट आर ट्रिगर्ड बाय द पैसेज ऑफ टाइम। नाम से ही आप समझ गए ना कि टाइम डिपेंडेंट कोई बॉम्ब है, जैसे कि एटम बॉम्ब वगैरह होते हैं। ठीक है? सम कि एक समय आएगा जब ऐसा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा वायरस आ गया जो न्यू ईयर वाले दिन एक्टिव होगा, जो दिवाली वाले दिन एक्टिव होगा। इस तरीके का अगर उसके अंदर कोई फ़ीड आ चुका है, तो वो टाइम बॉम्ब कहलाएगा। ठीक है? अगला सवाल।
ओके, मैं आपको इसकी फोटो दिखाता हूँ। एक मिनट रुकिए प्लीज। सत्रह परसेंट। ओके, सही कर रहा हूँ ना? एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इससे थोड़ा रियलिटी चेक हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। मैंने सैटरडे इसलिए रखा था। देखिए, ये मैं एक फ़ोटो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये अभी-अभी मैंने जो है खींची है। मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट आपके लिए ब्लैंक खोला हुआ था। इसके अंदर अगर आप देखते हैं, तो आपको कोई चीज़ इंसर्ट करनी है। सबसे पहले सवाल को देखो, डाउनलोडेड इमेज कैन बी इंसर्टेड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग द डैश ऑप्शन ऑफ इलस्ट्रेशन प्रो। आपको कुछ इंसर्ट करना है, तो आप सबसे पहले तो इंसर्ट पे जाएँगे। भाई सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ना, भले ही आपको टेबल ऐड करनी है, कुछ भी ऐड करना है, आपको इस पे जाना होगा इंसर्ट पे। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो आपको टेबल ऐड करनी है तो इधर जाओगे। अगर आपको कोई पिक्चर ऐड करनी है तो आप पिक्चर पे जाओगे ना, इलस्ट्रेशन वाले, इलस्ट्रेशन के पिक्चर पे जाएंगे। इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशन मिलेगा, उसके अंदर पिक्चर देखने को मिलेगा, वहां से आप इमेज को ऐड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं पीएमवाईटी, बट वो ज्ञान देखो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएगा। आप ड्रैग एंड ड्रॉप की जगह आप इमेज को कहीं से कंट्रोल सी कीजिए, यहाँ के कंट्रोल भी कर दीजिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो सवाल है वो लिमिटेड आपको ऐसे ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, क्लिप आर्ट के अंदर आप कुछ प्री डिटरमिन्ड यहाँ पर इमेजेस होती हैं, प्री डिटरमिन्ड डेटा होता है, जिसे आप यहाँ से पिक करके अपने पास ऐड कर सकते हैं। ठीक है समझ गए? पिक्चर कहाँ पे है? पिक्चर नहीं समझा मैं। हिमांशु पिक्चर बताइए, कौन सा पिक्चर है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो क्लिप आर्ट होता है वो और पिक्चर्स में क्या फ़र्क है। और जब आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो साइड में एक छोटी-सी विंडो खुल जाएगी और उसके अंदर पहले से इस जो आपको वर्ड है ना, वो कुछ इमेजेस देगा। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट से जुड़ी 2-4 बेसिक-बेसिक इमेजेस ही आ जाएँगी। कोई आजकल को खास क्लिप आर्ट का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन आज से 15-20 साल पहले, 10 साल पहले जब इंटरनेट इतना ईज़िली एक्सेसिबल नहीं था, तो लोग क्लिप आर्ट से ही फ़ोटो निकाल के अपनी प्रेज़ेंटेशन सुंदर बनाते थे। ठीक है? पिक्चर से आप कोई सी भी फ़ोटो ऐड कर सकते हो। वर्ड आर्ट में वर्ड्स, लेटर्स पे खेला जाता है, क्लिप आर्ट में फ़ोटोज़ से खेला जाता है। ठीक है? थोड़ा-सा फ़र्क समझ पा रहे हैं? पिक्चर्स पे तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। मेरी फ़ोटो खींची, आपने मेरी फ़ोटो ऐड कर दी। लेकिन क्लिप आर्ट से कुछ प्री डिटरमाइंड डेटा होता है, वही आप ऐड कर सकते हो। इतना फ़र्क है बस, ठीक है? आजकल सबसे ईज़ी है, आप सीधा कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके इस काम को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन बनाने के लिए अभी भी ये नॉलेज होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। डाउनलोडेड इमेजेस कैन बी इंसर्टेड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग द डैश ऑफ द इलस्ट्रेशन। थोड़ा-सा लॉजिक लगाना है। फ्रॉम फाइल नहीं हो सकता, क्लिप आर्ट भी नहीं हो सकता। इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न था। करेक्ट आंसर आपका आपका पिक्चर है। अगला सवाल। ये रटने वाले सवाल नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन है ये। सोच के आंसर देंगे, सही आंसर आएगा। फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से कौन जुड़ा हुआ नहीं है? सर्च करने में फॉर्मेटिंग का क्या कनेक्शन होगा? आप सोच के देखो। तो सर्चिंग इज नॉट रिलेटेड टू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, सिंपल सी बात है। जिनका गलत आया है, रिवाइज कर लीजिए डेटा को। ऑलरेडी डेटा आपके पास है। जब बच्चा तैयारी शुरू करता है ना, वो कहता है कि सर ऐसा कुछ कंटेंट दे दो जिसके बाहर सवाल ना बने। मैं उसे पढ़ लूंगा, मैं उसे याद कर ही लूंगा 100%। जब ऐसा कोई कंटेंट आपको मिलता है तब आप उसे याद नहीं करते, तो कैसे काम बनेगा? मैंने आपको कहा है कि भाई अधिकतर सवाल इस कोर्स से आ जाएंगे, लेकिन इस कोर्स के अंदर जो डेटा दिया गया वो तो आपको याद करना है ना। बड़ा प्यारा सवाल है जी। हम्म, अच्छा ठीक है सुमित, पोल थोड़ा सा लेट खोल दूंगा मैं।
देखिए सबसे पहली बात, आपको हाँ चीटिंग करने का मौका मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये जो दोनों चीजें बनी होती हैं ये एक ही जो है बटन पे बनी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक आपके सामने की बनाता हूँ तो उसके ऊपर आपको दोनों चीजें एक साथ देखने को मिलेगी, नीचे की तरफ आपको ये देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ आपको ये देखने को मिलेगा। आपको शायद ये बात पता होगी, एक और की मैं आपके सामने बनाता हूँ, मान लेते हैं मैंने बना दिया 7 और ऊपर बना दिया इसके एंड। मैं कुछ भी कर लूँ, मैं इस एंड को सिलेक्ट कर ही नहीं सकता जब तक मैं शिफ्ट नहीं दबाऊंगा। ये बात आप जानते हैं ना, शिफ्ट दबाने के बाद ही मैं ऊपर वाले को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके जो 3 लिखा है उसके ऊपर हैश में तभी एक्सेस कर पाऊंगा जब मैं शिफ्ट दबाऊंगा। तो इट इज इम्पॉसिबल टू सिलेक्ट दिस विदाउट विदाउट शिफ्ट। ये मैं सिलेक्ट ही नहीं कर सकता और मुझे घर से याद करके नहीं लेके जाना, कीबोर्ड तो वो दे रहे हैं ना पेपर में। तो अगर कोई ऐसी की आ गई जो ऊपर की तरफ है तो आंसर में कहीं शिफ्ट होना ही चाहिए था। सोच के देखिए भाई, इन दोनों में क्या फर्क है। जब दोनों एक ही की के ऊपर हैं तो इनमें फर्क है शिफ्ट का। अब शिफ्ट के बिना मैं ऊपर वाला सिलेक्ट ही नहीं कर सकता, तो अगर मुझे तुक्का भी मारना था तो मैं इस तरीके तुक्का मार सकता था। अब चांसेस मेरे 50% हो गए सही होने के। अब डिपेंड करता है जी पाप पुण्य में कैसा करता हूँ, ठीक है जी। और भी कई सारे बटन्स होते हैं, जैसे कि आपका एक और होता है, मैं चेक करता हूँ मैं क्या प्रेस करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो। उससे भी आपका फॉन्ट इंक्रीज होता है, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो। आप कंट्रोल दबाएंगे, मैं एक बार करके भी साथ साथ देख लेता हूँ। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से भी यही काम हो रहा है, ठीक है। काम नहीं कर देखते हैं आप करने से नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं, आपको की प्रेस नहीं करनी है हिमांशु। देखिए सबसे पहले नॉलेज का कोई तोड़ नहीं है, तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है ना। अगर नहीं आता तो बिना की प्रेस करे उसे देखकर आप इस काम को अंदाजा लगा सकते हो कि अगर ऊपर वाली कोई की दे रखी है, जैसे कि आपको ऑप्शन देते हैं कंट्रोल+2 और कंट्रोल+8, तो कंट्रोल+8 तो दबेगा ही नहीं। कैसे दबा दोगे उसे बिना शिफ्ट के, सोच के देखो। तो ये तो हो ही नहीं सकता, जो भी सवाल बनेगा उसका आंसर। थोड़ा सा समझ आया आपको, कुछ होगा तो शिफ्ट के साथ ही होना चाहिए, वरना इनमें फर्क ही क्या रह गया। अभी एक कमेंट आया था कंट्रोल डी का, कंट्रोल डी फॉन्ट नहीं होता। कंट्रोल डी टेक्स्ट से एसोसिएटेड बहुत सारे ऑप्शंस आपको देता है। कंट्रोल डी दबाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ऊपर आएगा, जिस पर जाके आप क्लिक करके फॉन्ट वगैरह में चेंजेस कर सकते हो। वो फॉन्ट फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स होता है, लेकिन कंट्रोल डी को दबा के आप अपने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज नहीं कर सकते। याद रखेंगे दोस्तों, इससे आप इंक्रीज करते हैं, इससे आप डिक्रीज करते हैं। क्या मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? पक्की बात। आगे चलते हैं जी। तो फिर ये जो मैंने अभी आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये राइट एरो बताया, इससे क्या होता है, इससे भी इंक्रीज करता है लेकिन इससे बड़े बड़े जंप लेता है। जैसे कि अभी मैं इसे प्रेस करूंगा तो 12 से वो 13 पे, 14 पे, 15 पे, 16 पे, 17 पे, 18 पे, सब पे जाएगा। बट जो मैं शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करूंगा तो इससे वो बड़े बड़े जंप लेगा, यानी 12 से 14 से हो सकता है सीधा 16 से 20 से 24, 28, 80, 90 बड़े बड़े जंप लेगा। क्या फर्क आप समझ पा रहे हैं? इससे भी ये काम होता है। ऐसी कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबाएंगे या लेफ्ट एरो दबाएंगे या स्मॉलर वाला दबाएंगे तो इससे ऐसी छोटा होता चलेगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? करेक्ट आंसर इस सवाल का, क्योंकि आपसे इंक्रीज पूछा है, ऑप्शन नंबर 1। आगे चले। अगला सवाल, कितना हो सकता है वर्ड में, ये मैंने कभी चेक नहीं किया, रुको मैं देख के ही बता देता हूँ आपको। 72 से तो ऊपर ही जाता है वैसे, 72 पे शो करता हूँ, करके देख लेता हूँ। तो ये जाते ही जा रहा है, रुकिए। 16,000 नहीं, 1638, 1638। और सबसे छोटा तो 1 होता है, 1, 1 से 1638। ठीक है, चलें आगे। मैंने कुछ नहीं करा, मैं इसे प्रेस करके बस बैठ गया था, वो जहां तक गया वहां तक चला गया। परसेंटेज जूम और फॉन्ट साइज में फर्क है, मैं फॉन्ट साइज बता रहा हूँ। फॉन्ट साइज 1 से 1638 तक जाता है। फालतू का ज्ञान है, लेकिन क्या कर सकते हैं इसे। बैकग्राउंड ऑफ स्क्रीन इज नोन एज क्या? कोई भी आंसर, सब बढ़िया आंसर देंगे, बट आपको फिर भी आंसर निकालना है। कोई भी 100% एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट क्या कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, बेस्ट आंसर होता है वॉलपेपर। वो और बैकग्राउंड ऑफ द स्क्रीन को बैकग्राउंड ही कहते हैं, बैकग्राउंड ही बोला जाता है उसे। बट जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उसमें एलिमिनेशन लगाना है। एप्लीकेशन नहीं होगा, विंडो नहीं होगा, होम नहीं होगा। तो जब सब चीजें बंद कर देते हैं तो जो खुल के बचता है वो डेस्कटॉप बचता है, तो डेस्कटॉप उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल।
Chunivax stands for क्या? नहीं, होम नहीं होता, होम जैसा कुछ नहीं होता सुयश। देखिए, ये मैंने आपको बताया था, फिर भी आप गलत कर रहे हैं, तब आप जाने। कई बार क्या होता है, मैं अब आपको बुरा महसूस कराता हूँ, मुझे बहुत तरीके से समझाना आता है, मैं आपको बहुत नेगेटिव भी महसूस करा सकता हूँ। कभी कभार क्या होता है ना, एक आध पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने का मन नहीं होता। कभी कभार हमें चाहिए कि हमें कोई जिंदगी में बोले कि अरे 37,000 में भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तुम्हारा तो तुक्के से हुआ है सिलेक्शन। अगर हम उस कैटेगरी के हैं तो हम कोई बात नहीं, चिल कर सकते हैं, हर साल पेपर होता है, अगले साल दे देंगे। लेकिन अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है तो ये सब डेटा तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। क्या मैंने ये सब आपको क्लासेस में नहीं पढ़ा रखा? पढ़ा रखा है ना? फिर पढ़ लीजिए बेटा, पढ़ लीजिए इसे, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ऐड करा होगा। क्या ये आपकी फाइल की फोटो नहीं है? मैं तो ऐसा नहीं कर रहा कि मैंने अलग से इसे ऐड कर दिया। मैंने एब्रीविएशन की लिस्ट नंबर जो 2 दी है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। आगे आप अपने लिए कितने जिम्मेदार हैं वो आप देखिए। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओ, ये अनवैल्यूड जबरदस्ती का है, यूनिक भी जबरदस्ती का है। इन दोनों में से कोई होता, अरे अरे ये सब क्या बातें हैं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर है। थोड़ा सा एलिमिनेशन भी लगा लिया अगर ऑप्शन में, उससे भी मदद हो जाती है। ये कभी सुना है? तो यही आंसर है। कभी कहीं भी नहीं सुना होगा। हाई, लो, मिड, ये 3 कैटेगरी होती है। अरे नहीं भाई नहीं, मेरी जुबान काफी है बुरा महसूस कराने के लिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स अपॉन क्या? जब 2 समझ आ जाए तो सारे सही। आपने देखा कि हाँ, ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, ये लॉजिकल तो लग रहा है कि हाँ स्टोरेज कैपेसिटी इस पे डिपेंड करेगी, और हर ट्रैक के स्पेस में कितने बिट्स है इस पे भी डिपेंड करेगा। तो बस यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ध्यान से पढ़िए, पोल खोला जा रहा है अब। एक समय था जब आपको इन चारों ऑप्शन में जरा सा भी फर्क नहीं पता था और आप डरते थे इस टॉपिक से, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको अपनी तरफ से मैं समझा दूं अच्छे से सब कुछ। ऑब्वियसली आपका जो रिवीजन है वो मैटर करेगा यहाँ पर, लेकिन मैंने आपको अपनी तरफ से चारों समझाए हैं। देखिए, ट्रोजन में यही खास बात है, ट्रोजन रिपीट नहीं होता। वो हॉर्स दिखाने का पर्पस यही था कि एक सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स भेजे गए थे अटैक करने, तो वो रिपीट नहीं हो सकते। एक जो मर गया सोल्जर वो मर गया, अब वो उसमें दोबारा जान नहीं आ सकती थी, है ना? तो ट्रोजन हॉर्स तो हो ही नहीं सकता था। फायरवॉल तो एक अच्छी चीज है। लॉजिक बॉम्ब जो है कुछ ना कुछ अंदर लॉजिक जैसा आपको दे रखा होगा कि हाँ कोई पर्टिकुलर काम हुआ तब यह एक्टिवेट हुआ। ये स्पॉनिंग वाला जो मैंने आपको समझाया था वो है वॉर्म, जो अपने आप को रिपीट करता है। इट कॉपीज इटसेल्फ ओवर एंड ओवर, इवेंचुअली कॉजिंग द कंप्यूटर टू क्रैश। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, नए नए वायरसेस बनते रहते हैं। जिस वायरस को एंटीवायरस नहीं ढूंढ सकता वो सबसे हार्मफुल है। ठीक है, बोलो जय माता दी। बैकग्राउंड म्यूजिक सुन लेना, आगे चलते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल। हाँ, कुछ ही करा लो बस, सिलेक्शन हो जाए कुछ ही। बताओ जी इसका आंसर क्या है, ध्यान से पढ़ें सवाल को। Which of the following is an application that uses a collection of multiple media sources like text, graphics, images, audio, video, etc. हाँ भैया, जो बोलना है बोलो, बस ये पूजा पाठ में ध्यान दो, जीवन में फेथ अपना बनाए रखो, आपके जो भी गॉड है उन पे, और मेहनत करते रहो। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि की। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। क्या ये लॉजिकल नहीं है? जी हाँ सुमित।
ठीक है, ये लॉजिकल है ना। बहुत ही लंबी घंटी बजा रहा है, कोई बात नहीं, खैर काम चला लीजिए, उसका शौक पूरा हो रहा है। मैं भी मल्टीपल मीडिया सोर्सेज लाइक टेक्स्ट फ्लो अच्छा है, लेकिन ये आपको देखो मेरे बच्चे की तारीफ करनी पड़ेगी। मल्टीपल मीडिया सोर्सेज लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा, ये सब चीजें आपको मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के अंदर ही देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। गुड वन देवी। अगला सवाल, ये तो रिजल्ट के समय होता है आप लोगों के साथ। Which of the following is the process of changing the amplitude of frequency or place of a career, या ये करियर है कैरियर है, ये भी मैं आपसे भी थोड़ी देर में पूछूंगा। Wave in accordance with the intensity of the signal। करियर है ये, क्या ये करियर है या ये कैरियर है? 1 या 2? सेकंड वाला है। देखिए आपके जो आपका जीवन है उसमें आप क्या अपना सुधारना चाहते हैं, करियर या कैरियर? नहीं, 1 या 2 कैसे बोलते हैं आप उसे? ये बोलते हैं जी हाँ। देखिए कैरियर तो साइकिल में लगा होता है, आपको अपना करियर अच्छा करना है, करियर होता है, कैरियर अच्छा नहीं करना। ठीक है, कैरियर कैरियर वो जो कैरी करता है, बस इतना सा। जैसे कैरियर है, करियर नहीं है। ये मॉड्यूलेशन याद है ना, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल, वो वाली पूरी कहानी को बस अलग तरीके फ्रेम कर रखा है। याद है आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मैंने एफएम बोला था क्लास में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऐसे ही एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। ये सब फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, बट कोई बात नहीं, खैर आगे चलते हैं। बिल्कुल आयुष। Which of the following is an identifier for a particular network and is used to identify computers on the network? बिल्कुल सही नीले। मैंने आपको तब भी यही कहा था कि भले ही आपको समझ में हल्का सा कम आए, लेकिन टिक लग जाना चाहिए, मेरा पर्पस वो है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग को पढ़ के आपको खुद ही क्लिक हो जाएगा क्या आंसर हो सकता है, बस वही मेरा पर्पस है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, आईपी एड्रेस। आईपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, यही है जो बताता है कि कौन सा कंप्यूटर कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही है नीतीश। आगे चलते हैं जी, ध्यान से पढ़िए सवाल को, पोल खोला जा रहा है अब। तो इससे ज्यादा एंटरटेनिंग क्लास हो सकती है क्या? इतना बढ़िया कंटेंट, बैकग्राउंड म्यूजिक फ्री, कॉम्प्लीमेंट्री। Which of the following is a collection of programs that manages the database structure and controls access to the data stored in the database? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे चले, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। छुट्टी मनीषा होगी करीब, जो क्वेश्चंस है मैं देख लेता हूँ कितने बचे। करीब मनीषा 10 से 15 सवाल आपके बचे हैं, 10-12 सवाल मान के चलिए, वो पूरे करके मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा, उसके बाद मैं आपके डाउट्स ले लूंगा, बस बात करूँ। आगे चलते हैं, अगला सवाल बताइए जी इसका आंसर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे रिसेंटली समझ गए क्यों लिखा है, क्योंकि एसएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वहीं से मैंने बस कॉपी पेस्ट करा, यहाँ पे अपने आप से नहीं बनाया है। आपसे अभी भी पूछ सकता है एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत बेहतरीन काम करता है एनपीसीआई। और ये जो डिजिटल पेमेंट्स हम लोग इतने ईजिली कर देते हैं कि हाँ 10 रुपये दे दिए, किसी को कुछ खा लिया, हमने मोमोज खा लिया, लो भैया 40 रुपये, वो इतना आसान एनपीसीआई की वजह से ही है। ये जो आज जब सब कुछ चल रहा है, तो इसकी जो शुरुआत है ये एनपीसीआई नहीं करी है। ये जो आप आईएफएससी, ये दुनिया भर की चीजें देख रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट एनपीसीआई के ही दिए हुए हैं, और ऑब्वियसली आरबीआई की छत्र छाया में ये सब आता है। आगे चलते हैं जी हाँ। अगला सवाल, पोल खोला गया है अब। बिल्कुल सुमित, सही बात है। हाँ बिल्कुल सोमनाथ। ललित जीएस की कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। कोई बात नहीं सुमित। कंप्यूटर सिस्टम अगर आपके पास है तो ऐसा क्या है जो उसमें नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा? डाटा या डेटा तो होगा ही ना, तभी चलेगा। सॉफ्टवेयर भी होंगे तभी वो चलेगा। हार्डवेयर यानी अब सर हार्डवेयर नहीं होगा तो चल जाएगा। कीबोर्ड नहीं है तो चल जाएगा। अच्छा, मॉनिटर के बिना, सीपीयू के बिना, इन सब चीज़ों के बिना नहीं चलेगा ना।
स्क्रीन के बिना नहीं चलेगा, तो ये सब चीज़ें तो चाहिए, लेकिन कोएक्सियल केबल वगैरह तो कुछ आपको इंटरनेट से कनेक्टिविटी वगैरह लेनी है, तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल करोगे। ठीक है जी। अगला सवाल, which of the following keyboards is used for most of the IBM compatible computer systems? इसके बाद करीब 13 क्वेश्चंस बचे हैं। जी हाँ, सीजीएल मेंस के लिए ललित जीके की अलग से कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं आएगी। आप एक बार सभी लोग पैटर्न से रूबरू हो जाइए। इस कोर्स की पहली क्लास में मैंने आपको पैटर्न समझा रखा है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 है। इसे ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी सीक्वेंस में सारी कीज जो है लगी हुई हैं। आप कीबोर्ड को देखेंगे तो क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी है, उससे नीचे जाओगे एस टी एफ जी एच जे के एल, उससे नीचे जेड। मैं कोई याद करके नहीं बैठा, मेरे सामने कीबोर्ड रखे हैं तो उससे देख के बोल रहा हूँ, कोई नीड नहीं है सब याद करने की। ठीक है, वहां से देख के बस मैं बोले जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई। बिल्कुल होगा ललित, इंग्लिश में आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा। इन शॉर्ट यस, आपके सवाल का आंसर यस है। बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, अबाउट अस डॉट ओ आर जी। नाम से ही आप देख के समझ जाएंगे कोई ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ वगैरह है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये तीनों सर्च इंजन है। अच्छा, टाइपिंग में इस बार तो नहीं पता कैसे होगा। टाइपिंग में जनरली क्या होता है ना, आपको 1 मिनट लेके आपको एक बढ़िया बात बता देता हूँ। कीबोर्ड चेक करना होता है पहले आपको ना, कीबोर्ड चेक करने का अलग से टाइम मिलता है, 5 मिनट ऐसा कुछ मिलते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, एक आपको सैंपल पैसेज दिया जाता है। ठीक है, और सैंपल पैसेज जो है उसे आपको टाइप करके देखना होता है। एक छोटा सा सजेशन है, आप में से अधिकतर लोग इसे ऑलरेडी जानते होंगे, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। मान लेते हैं कोई कीबोर्ड आपके सामने है, आपको इसे चेक करना है। ठीक है, 10-1 मिनट मिलते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब कई लोग तो क्या करते हैं, वहां पे एक पैसेज लिखा हुआ, मान लेते हैं कि रोमन एम्पायर वॉज वेरी, ऐसा पूरा वो इसे टाइप करने लगते हैं। नहीं करना, अपने को नहीं करना। शुरू हो जाओ, हर की को प्रेस करना, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, पूरे कीबोर्ड की कीज को एक एक बार टाइप कर लो, बस आराम से बैठ जाओ। इतना ही करना है। हर की को एक एक बार दबा के देख लो, कंट्रोल के साथ एक बार क्यू को दबा के देख लो तो बड़ा छोटा पता लग जाएगा आपको। शिफ्ट के साथ दबा के देख लो तो आपको बड़ा छोटा पता लग जाएगा। एंटर ज्यादा के काम नहीं करेगा क्योंकि एंटर की नीड नहीं होती, टैब काम नहीं करेगा, फिर भी चेक कर लो। ऐसे ही 1 से लेके 0 तक सब टाइप करके देख लो। उसके साथ साथ अपना शिफ्ट के साथ इन्हें प्रेस करके देख लो, एरो कीज चला के देख लो। समझ गए? कीबोर्ड को का मुआयना करना है तो कीबोर्ड के हर बटन को दबा के देख लो, बस इतना ही करना है। हाँ, अब अनुराग ने जो लिखा वो भी सही है कि अगर हम पूरा टाइप करेंगे तो हाथ सेट हो जाता है। देखो, प्राइमरी काम ये है, हो सकता है जो आपने 4 लाइंस लिखी हैं उसमें जेड ना हो, लेकिन बाद में जेड दिख जाए तो फंस जाएंगे। तो ये काम आपको क्या लगता है कितनी देर में हो जाएगा? 1 मिनट मैक्स। बाकी पे हाथ सेट कर लो। समझ पा रहे हैं? अच्छा, हो सकता है रॉबिन ऐसा भी हो, एक सेंटेंस आता होगा जिसमें ए से जेड तक, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। देखिए, आज के जमाने बदल चुके हैं, आपके पेपर अलग तरीके हो रहे हैं, बट एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है बस मैंने आपको वो समझाने की कोशिश की। ठीक है, नहीं नंदिनी, वो सब काउंट नहीं होता है। पैरा जनरली वी जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है, पिछले 2-3 साल से सिंगल पैरा बन के आ रहा है। तो ये जो अभी तक की खबर है, बाकी देखते हैं इस बार कैसे हो रहा है। एक सिंगल पैरा आता है, ना टैब चाहिए ना एंटर चाहिए। तो एसएससी ऑलरेडी इन सब चीजों का इंतजाम करके बैठे, आपको ये चिंता नहीं करनी। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है। आगे चलते हैं जी, बढ़िया सवाल। अच्छा सुमित, बढ़िया है। तो ये देखिए, ये इनका अपना इंटरफेस है सुरेश, तो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दिस कि किस तरीके चलता है। मेरा ख्याल माउस शायद नहीं जाता है वहां पे डायरेक्ट, तो आपको एरो की से जाना होता है। ये मैं आपको इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। जो आपके दोस्त हैं, जो आपके साथ वाले इस समय इन सब जो है साइकिल्स में पेपर दे रहे हैं, वो बेटर बता सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा अलग था इस मामले में, आपका टाइम थोड़ा अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एबिलिटी टू लिमिट एंड कंट्रोल द एक्सेस टू होस्ट सिस्टम एंड एप्लीकेशंस? आपको समझ में आया है? अगर आपको समझ में आया है तो आपको आंसर मिल गया होगा। ये कहना चाहता है कि किसे कितना एक्सेस देना है। एक ऑफिस है, मैं बिजनेस फैमिली से हूं तो मेरा जीएसटी पे ज्यादा ध्यान रहता है, तो मैं जीएसटी का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जीएसटी के ऑफिस में एक टैक्स असिस्टेंट होता है, उससे ऊपर एक इंस्पेक्टर होता है, उससे ऊपर एक सुपरिटेंडेंट होता है,
उससे ऊपर एक एसी होता है, उससे ऊपर डीसी होता है, उससे ऊपर जेसी होता है, उससे ऊपर एडीसी होता है, उससे ऊपर सी, उससे ऊपर पीसी, उससे ऊपर सीसी, उससे ऊपर पीसीसी, उससे ऊपर बोर्ड, इन शॉर्ट, ठीक है। इससे नीचे भी होते हैं, इनके साथ भी स्टेनो वगैरह हो सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, क्या पीसी को और एसी को और इंस्पेक्टर को सेम एक्सेस मिलना चाहिए डेटा का? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंस्पेक्टर के पास नॉलेज नहीं है उतनी और पावर नहीं है फैसले लेने की जो कि पीसी के पास है। सिमिलरली जो जेसी के पास पावर है वो कम होनी चाहिए पीसी से। पीसी इज द प्रिंसिपल कमिश्नर, बहुत बड़ी पोस्ट हो गई, मतलब ये वही बनेगा जो यूपीएससी क्लियर करता है, वो भी अच्छी एज में, यानी 20 से 25 या मैक्स 26-27 साल की एज में क्लियर करेगा वही पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा कोई। तो ये बहुत बड़ी पोस्ट हो गई है ना। अब जैसे टीए है, टीए और इंस्पेक्टर के केस में इंस्पेक्टर के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, तो किसे क्या एक्सेस देना है वो भी एक डिपार्टमेंट होता है एडमिन सेक्शन के अंदर, वो इस काम को करता है। वो प्लानिंग सेल करके उसे बोलते हैं, वो एक्सेस देता है। वहां पे जो इंसान बैठा होता है, मान लेते सुपरिटेंडेंट कोई पावर दे दी कि तुम सबको पावर देते रहो बैठ के, तो वो आपकी जो आईडी है उसे पावर देगा। आप समझ पा रहे, सेम ऐसे ही चलता है एएसओ, एसओ, यूएस, इन ये जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वगैरह की बात कर रहा हूँ, उनके केस में भी सिमिलर चीजें चलती हैं, ठीक है। तो ये होता है एक्सेस कंट्रोल, किसे कितना एक्सेस है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब हटा देता हूँ, किसी काम का नहीं है आपके लिए, ये आपके लिए यूजफुल नहीं है रुपेश। आप किससे क्या बनेंगे ये मार्क्स आने के बाद आप बात करिएगा। मैं सभी को ये कहता हूँ पहले मार्क्स लाइए, फिर आपको इसका अधिकार है, ठीक है। सबसे पहले ज्यादा नंबर लाइए, फिर आप बताइए कि आप क्या लेना चाहते हैं पोस्ट, उस पोस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मार्क्स आने से पहले इस बारे में सोचना गलत है, ठीक है। ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, which of the following is the ability to limit and control the access to host systems and applications via communication links? ये हो गया एक्सेस कंट्रोल। ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन काफी हद तक सिमिलर है। ये कहता है कि क्या आपको अलाउड है एंट्री, आप वही हैं जो आप हैं। जैसे आधार कार्ड की जब अटेंडेंस हम लोग देते हैं, बायोमेट्रिक जिसे आप कहते हैं, जब आप पेपर देने भी जाते हैं ना, अंगूठा लगाते हैं, उंगली लगाते हैं, तो वहां पर आप ऑथेंटिकेट करते हैं कि आप वही हैं जिसका पेपर है। समझ पा रहे हैं बात को। और ऑथराइजेशन का मतलब है किसे अथॉरिटी है उस काम को कराने की। तो दोनों सिमिलर से हैं, वो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे दोनों इस्तेमाल करे जा सकते हैं। इनफैक्ट तीनों ही सिमिलर हैं, बट जो क्वेश्चन में फ्रेमिंग है, लिमिट, कंट्रोल, एक्सेस, उसके हिसाब से सी आंसर, बाकी तीनों काफी क्लोज है। अगला सवाल, यस कंप्यूटर का कट ऑफ बिल्कुल होगा मंटू। अगला सवाल, which of the following types of mouse uses photodiodes and LED technology to detect movements? अरे ये कैसे गलत कर दिया आप लोगों ने। एलईडी टेक्नोलॉजी, लाइट किस में जलती है? ऑप्टिकल माउस में तो लाइट जलती है, और लाल रंग की। ये आपने जल्दबाजी कर दी थी, आप सवाल को ध्यान से नहीं समझ पाए। एलईडी लाइट से जलती, देखो पहले तो एक बॉल वाला आता था, शायद आपको याद हो। माउस में पहले एक बॉल लगी होती थी, फिजिकल मूवमेंट उस बॉल का होता था। वो स्कूल से मैं कई बार लेके आया हूँ, मतलब मैं एक पापी इंसान था बचपन में। वो जो बॉल है वो निकल जाती थी, उसे आप घुमाते थे एंटी क्लॉकवाइज, तो उसमें से बॉल निकल आती थी। घर में बहुत पहले की बात है, सेकंड थर्ड के आसपास का मैं होऊंगा, तो उससे घर आके हम लोग खेलते थे। उसके बाद जो है ऑप्टिकल जो है माउस आ गए थे। आजकल और बढ़िया टेक्नोलॉजी जो है बन गई है। खैर ये जो एलईडी वाला आपका है, ये ऑप्टिकल माउस होता था। आगे चलते हैं, अगला सवाल, अग्नि परीक्षा है आपकी। बी क्या है मैं भी देख लेता हूँ सवाल के बाद। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है जी, इसका सर्च इंजन बी क्या है। लेजर माउस, एलईडी से भी 21 माउस है, ये आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं लेजर माउस। इसमें आपको लाइट दिखेगी नहीं, बट ये जो है ये उससे ज्यादा सेंसिटिव होता है। डैश रन्स द सर्च इंजन स्ट्रिंग अगेंस्ट द डेटाबेस रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों गलत कर रहे हैं ये सब चीजें। www तो वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका कोई मतलब नहीं है इससे, ये कुछ रन थोड़ी करता है। यूआरएल तो वो लिंक है बेचारा जिससे आप कहीं पर पहुंचते हैं, ये भी नहीं है, ठीक है। नहीं, लैपटॉप का टच पैड ये नहीं है, वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है हिमांशु, ठीक है। दोनों माउस होते हैं। आप एक काम करना हिमांशु, लेजर माउस लिखना इंटरनेट पे, फोटो में जाना, आप समझ जाओगे एक सेकंड में। सर्च इंजन वेब ब्राउजर, आपको सवाल में कह रहा है कि आपने कुछ एंट्री करी, उसके बदले कुछ रिटर्न मिला, डिस्प्ले कर रहा है रिजल्ट को, सर्च ही तो कर रहे हैं आप लोग। क्या हो गया आपको। आगे चलते हैं जी, बिल्कुल सही मिठू। अगला सवाल, which of the following processes marks the tracks and sectors of a new blank disk?
अभी बचे हैं आपके 8 सवाल, 8 क्वेश्चंस आर लेफ्ट फॉर दिस क्लास। चेकिंग, ये क्या होता है? चेकिंग क्या कर रहे हो बेटा? कंप्यूटर में चेकिंग कर रहा हूँ। क्या चेकिंग कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं होता है, फॉर्मेटिंग होता है डिस्क का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस मार्क्स द ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ऑफ अ न्यू ब्लैंक डिस्क? ये आपको पढ़ा चुका हूँ, आप एक बार देखिएगा। मैंने आपको गोल चक्री जैसी दिखाई है जिसमें मैंने आपको सेक्टर्स और ट्रैक्स पढ़ाए हैं, वहां पर हमने इस चीज का डिस्कशन किया है। होमवर्क आपका मैं दूंगा इस सवाल के साथ। पढ़ लिया सवाल? पोल खोल रहा हूँ। होमवर्क लेके जाइए, चारों के बारे में आप पढ़ेंगे। क्या ये हो पाएगा? मैं चाहता हूँ छोटा सा होमवर्क आप करें, चारों को एक एक बार आप इंटरनेट पे लिखेंगे और इस बारे में एक एक दो दो लाइनें पढ़ेंगे। 4 लाइनें भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट कर लो फटाफट से अपनी कॉपी में। इस कोर्स का पहला होमवर्क है, आई होप आप इसे ईमानदारी से करेंगे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर विच ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड इज मेड अवेलेबल अंडर अ कॉपीराइट लाइसेंस एंड परमिट्स द यूजर टू यूज। आप समझ रहे हैं ना? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके अंदर एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है कंपनी के द्वारा, उसे जनता को दे दिया जाता है और उसमें कुछ लिमिट सेट करके दे देते हैं कि आप इन्हें जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, बट वो कॉपीराइट जो है वहां से नहीं हटना चाहिए। वो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नोट कर लिया आपने? आगे चलते हैं। अभी दिखा देता हूँ वो स्लाइड्स ने। जी हाँ, ये भी सवाल हैं आपके पेपर के। अब बाकी सबका भी डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो सेव करने में इस्तेमाल होता है। कंट्रोल एस सिलेक्ट ऑल करने में इस्तेमाल होता है। जी हाँ, क्लास 2 घंटे की है। कंट्रोल जेड किस लिए इस्तेमाल होता है? अंडू करने के लिए। कोई काम आपने करा है, आप उसे बैक जाना चाहते हैं। और कंट्रोल डब्ल्यू किस लिए होता है दोस्तों? ये होता है क्लोज करने के लिए, क्लोज द ओपन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की जगह और भी कुछ दिख सकता है। कंट्रोल वाई जो है दोस्तों, ये रीडू करने में इस्तेमाल होता है। कोई चीज़ आपने अंडू करी है, आप उसे रीडू करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल वाई दबाते हैं। नोट कर लीजिए इसने। सेव कंट्रोल ऐसे, जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल सही। कंट्रोल एक्सपर्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, शाबाश। मिठुन, अंडू रीडू में जो फर्क है वो नाम से आप थोड़ा समझ सकते हैं। अन का मतलब एक स्टेप पीछे है ना, रीडू का मतलब जो पीछे आए थे वापस जाना। मैंने कुछ टाइप करा, मान लेते हैं इस तरीके, और उसके बाद मैंने अपना नाम लिखा। तो जब मैं अंडू कर, उसके बाद मैंने क्या करा, इसे जो है मैंने एक पर्पल कलर से लिख दिया। ठीक है। अब मैं अंडू दबाऊंगा तो ये वापस ब्लू हो जाएगा क्योंकि मैंने एक काम करा है और वो वापस आ जाएगा। ठीक है। अब मैं कहूंगा नहीं यार पर्पल ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, फिर रीडू कर दूंगा। तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ अंडू रीडू करके कि दोनों में से कब ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। करेक्ट आंसर फॉर रेफरेंस ऑप्शन नंबर 3। नहीं ललित, देखिए आप समझिए, आपको ये 20% एरर अपने दिमाग से निकाल देना है। एरर 2-4% से ऊपर ललित नहीं आना चाहिए। एक्यूरेसी ऐसी रखिए, 2-4% से ऊपर, 5% से ऊपर एरर मत लाइएगा। अच्छा अच्छा साफ सुथरा टाइप करिए। ठीक है, अगला सवाल। स्नेहा, आपका मेंस का पेपर है क्या? अंडू, प्रद्युमन, ठीक है। अंडू करेंगे तो वापस आ जाएगा, जैसे आपने डिलीट करा तो वापस आना है। आपका प्री का पेपर है, ठीक है। स्नेहा आप एक काम करो, आपका CHSL का प्री है ना, एक बार आप कंफर्म करो, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। अब एक मिनट, ठीक है। स्नेहा, अभी के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये MCQ की प्रैक्टिस करके जाएंगे। इस कोर्स की पिछली सारी क्लासेस को छोड़ के आज जो मैंने आपको सुबह 10 से 12 क्लास दी है वो लगाएंगे, इस 1 से 3 को लगाएंगे। ऐसी कल भी क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से बस आगे का पोर्शन देख के जाएंगे CHSL के प्री के लिए। एक बार जब आप प्री से फ्री हो जाएंगे तो आप इस कोर्स को फिर शुरू से यहाँ तक लगाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? यानी CHSL में क्योंकि बहुत सारे सवाल कंप्यूटर के नहीं आने, एक ही आना है, तो हम लिमिटेड टाइम देंगे सिर्फ MCQs वाला, और बाकी जो समय है हम पेपर के बाद देंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, जो भी बच्चों का CGL का मेंस है उनका CHSL भी है, तो CGL मेंस की तैयारी पूरे तरीके CHSL में काम आ जाएगी। तो किसी एक पेपर की ढंग से तैयारी करोगे उससे दूसरा भी दे सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि CGL मेंस की तैयारी कर रहे हैं CHSL के लिए चिंतित होना ही नहीं है, वही क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे, उससे हल्के लेवल के। अगला सवाल। 5 सवाल आपके बचे हैं, फटाफट से आंसर बताइए। गजब, बिल्कुल अच्छी बात है श्वेता। मोस्ट कॉमनली यूज पूछा गया तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है।
एंड्रॉयड ही आजकल अधिकतर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, वाची इस बार क्लियर करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रोम एक वेब ब्राउजर नहीं है। आप ग्रेट हैं। रेजोल्यूशन ऑफ अ डिजिटल कैमरा इज मेजर्ड इन क्या? कुछ लोग कह रहे हैं जीबी में नापा जाता है। अरे लोग पागल हैं इसके पीछे। 100 200 पता नहीं क्या क्या, मेरे फोन पे पता नहीं कितना ही लिखा होगा। 108 मेगापिक्सल लिखा है। क्या ही फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है, एमपीज मेगापिक्सल्स। ठीक है जी। जीपी कुछ नहीं है, जबरदस्ती की बात है। हर्ट्स तो रिफ्रेश रेट होता है ना स्क्रीन का, जितने ज्यादा हर्ट्स का वो है उतना ज्यादा अच्छा आपको जो है फीलिंग देगा वो स्क्रीन। ठीक है जी। मैं मोटरोला इस्तेमाल करता हूँ, रेडमी वगैरह नहीं करता। हाँ रेडमी वैसे है एक मेरे पास। करेक्ट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 है। जीबी जो है स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करा जाता है। चले, नहीं आईफोन वगैरह मुझे इतना पसंद नहीं है। मुझे चाहिए ऐसा फ़ोन जो बहुत ईज़ी टू यूज़ हो, बस। तो मुझे मोटरोला पसंद है। मैं करीब 10-12 साल से मोटरोला का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गया था तब मैंने मोटरोला खरीदा था। तब से मैं जितने फ़ोन मैंने बदले हैं, हर समय मेरे पास एक मोटरोला रहा ही रहा। मोटरोला वालों को जो है मुझे कुछ पैसा तो देना ही चाहिए। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है। अगला सवाल बताइए इसका आंसर। लाइए इसका आंसर 90% से ऊपर। मैं आपको बताता हूँ कितने का है मेरा फ़ोन। नहीं मैं तो कहूँगा, बताऊँगा, अभी भी ले आओ 90 से ऊपर। चलो 70 से ऊपर ले आओ। ओहो, 66 ले आओ। ओहो, 65 पे रह गए आप लोग। IPv6 क्या है? देखिए आपको बताया ना मैंने, IPv4, IPv6। IPv6 का आंसर हो गया 2 की पावर 7, IPv4 का आंसर हो गया 2 की पावर 3। ये पता है ना आपको, सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। हंसी मजाक एक अलग है, लेकिन ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, इस क्लास का आखिरी सवाल दोस्तों आप सभी के सामने रहा। कोई गेस करना चाहेगा कितने सवाल हमने प्रैक्टिस करी? पोल खोल दिया गया है अब। मेरा ख्याल 50 के बहुत करीब होंगे, 50 के ऊपर, या तो 50 है, 51 है, 52 है। अंदाजा इतना जो है कंटेंट लाया था मैं इस फाइल में, देखते हैं। KKHH, ये कौन सी मूवी है? वही है ना, शाहरुख वाली मेरा ख्याल है। वेब एप्लीकेशन सर। अच्छा, इसके भी शॉर्ट फॉर्म आते हैं मार्केट में, गजब। वेब एप्लीकेशंस आर डिजाइन टू इंटरप्रेट डैश टू डिस्प्ले टेक्स्ट इमेजेस एटसेट्रा। HTML, आप समझ रहे हैं ना, HTML से ही इमेजेस वगैरह बनती हैं। गजब। रुकिए जरा। लीडर बोर्ड आप सभी के सामने आ चुका। पूरे पूरे 50 क्वेश्चन हमने कवर करे हैं। मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या ये 2 सेशंस लगा के आपको अच्छा महसूस हो रहा है? जो इस कोर्स में आपको कहा गया है कि फुल थ्योरी एंड प्रैक्टिस कोर्स है, आई होप आपको महसूस हो रहा है कि जो कंटेंट है वो वहाँ उस लेवल का है या नहीं। ठीक है, ये रेलिवेंट चीजें नहीं करा रहा हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ जितनी रेलिवेंट चीजें वो सब आपको इस कोर्स में कवर करा दूँ। आयुष्मान एंड संजीवनी, आप दोनों का स्कोर जो है 44 ईच है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। यूजर धनी 42 ईच है। आयुष शिखा 40 ईच है। अखिल, युवराज, आदर्श, सोमनाथ 39 ईच है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। अब आपका शेड्यूल आज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो CHSL वाले बच्चे हैं वो सिर्फ MCQs लगा के जाएं, ठीक है, और जो CGL वाले बच्चे हैं वो पूरा कोर्स लगा के जाएं। अब आपकी एक 4 से लेकर 6 बजे तक क्लास बची है, एक 7 बजे स्पेशल क्लास है, एक 8 बजे स्पेशल क्लास है, बस इतना ही है। कल भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ क्योंकि मैं इस महीने का आखिरी पोर्शन आपको खाली देना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट वीक में बहुत कम क्लासेस लूंगा। मैं सारी क्लासेस जो है ना जल्दी से जल्दी निपटा रहा हूँ। रीजन आपको पता है ना क्या है? रीजन ये है कि मैं चाह रहा हूँ आखिरी दिन खुद बैठ के, अकेले बैठ के पढ़ो। आखिरी दिन अगर हम लोगों की सुनोगे तो कैसे काम बनेगा? आखिरी दिन अपनी सुननी है। हम लोगों की सुन ले जितनी सुननी थी, आखिरी का 1 हफ्ता खुद को देना कोशिश करके, ठीक है। कल आपकी 10 से 12 एक क्लास है जीके की, 1 से 3 एक क्लास है कंप्यूटर की, ठीक है। नहीं, कल सेम शेड्यूल नहीं है प्रिंस, कल 2 ही क्लासेस है, कल कोई स्पेशल क्लास नहीं है, ठीक है। कल जो है मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स करना चाह रहा हूँ सेकंड हाफ में, क्योंकि लगातार ही क्लासेस चल रही हैं, तो सेकंड हाफ मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको और खुद को खाली दिया है, ठीक है। और
बाकी आपसे मिलता हूँ 4 बजे वाली क्लास में। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू। ख्याल रखिए अपना और खुश रहा करो, ज़्यादा चिंता मत करा करो जीवन की। एक समय आएगा, आप सब सेट हो जाओगे, बस मेहनत करते रहो, ईमानदारी रखो। आपको पता है ना कि आपसे मिक्सर एलिगेशन नहीं बनता तो उसे पढ़ लो। ये नहीं कि ये यूट्यूब, वो ये एजुकेटर, वो एजुकेटर, समय खराब होगा। जल्दी जल्दी नौकरी लो। हर साल आपका 10 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। पता है जो 4600 ग्रेड पे वाला इंसान है, मुझे बताओ एक्स सिटी का बोलूं, वाई सिटी का बोलूं, जेड सिटी का बोलूं? इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ या एएसओ की बात कर रहा हूँ? एक्स सिटी का बोलूं, वाई? मैक्सिमम लोगों की पोस्टिंग जो है वो होगी वाई सिटी में। चलो एक्स सिटी का भी बताता हूँ। एक्स सिटी वाले का जो पैकेज है ना, लमसम इतना है। कम मान रहे हो क्या? पैकेज की बात हो रही है आपके। सरकारी नौकरी जिसमें 5 दिन जाना है, सुबह 9:30 से लेकर 6 बजे तक, बहुत बढ़िया जीवन है। तो इसके लिए मेहनत करो ना। इसके लिए अब यूनिवाक की फुल फॉर्म भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे काम होगा, है ना? एएसओ इज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएसएमई और वॉट एवर प्रिंस। ठीक है, चलो ख्याल रखो अपना, मिलते हैं आने वाली क्लास में। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कौन कौन सी पोस्ट है? बहुत सारी है शिजुका। अभी के लिए इन शॉर्ट बताता हूँ। एएसओस हैं, आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, जीएसटी इंस्पेक्टर है, पीओ है, पीओ इज प्रिवेंटिव ऑफिसर, और आपका एग्जामिनर है। और भी कई सारी पोस्ट है। अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बस आप अपनी तैयारी पे फोकस करो। जब समय आएगा एक दिन सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? चिंता, एक बार मैंने ऐसी डब्ल्यू का भी डिस्कशन किया था जब जरूरी था। अभी के लिए उसका डिस्कशन नहीं कर रहे, जब समय आएगा तब कर लेंगे डिस्कशन। चलो जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल। आपके 2-3 डाउट आए हैं, मैं सबको रितिका एक साथ खोल रहा हूँ पहले। एक मिनट रुकिए। वाईपीएस का एक छोटा सा डाउट है, पहले वो ले लेता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा वाईपीएस जब तक आप पिछले वाला कोर्स निपटाओ। क्या ऋतिका, आप अभी आप क्लास में हैं? शायद आप अभी क्लास में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपका डाउट लेने की कोशिश करता हूँ। आप अभी क्लास में हैं क्या ऋतिका? देखिए, जब भी आप इसका देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक न्यू स्टूडेंट हैं, तो आपने इतने सारे जो डाउट्स भेजे हैं, आपको लगा होगा कि मुझे दिखे होंगे। मैं आप सबको एक बार इंटरफेस समझाना चाहता हूँ। जब आप डाउट्स भेजते हैं, तो भले ही आपस में एक-दूसरे के डाउट्स आप सबको मिल जाते हैं, बट मेरे पास वो डाउट्स नहीं आते। वो डायरेक्टली एक अलग जगह चले जाते हैं। ऐसा मैं मान लेता हूँ, एक ऐसा मैंने क्वेश्चन मार्क करके बना दिया, वो मुझे दिखेंगे ही नहीं। जब मैं एंड में उस विंडो को खोलूँगा, तो वहाँ पर मुझे आपके डाउट्स दिखेंगे, ठीक है? तो जो आपने भेजे हैं, हो सकता है आपको लग रहा हो कि मुझे आपके कमेंट्स दिख रहे हैं, बट क्योंकि डाउट्स थे मुझे अब दिखे। शायद आप क्लास से जा चुके हैं अभी, तो जब आप रिकॉर्डेड देखें, तो अगली बार आप सेम डाउट्स मुझे भेजना। मैं कुछ आपसे सवाल पूछूंगा, अगर आपके लिए पॉसिबल होगा आप रेज हैंड पे आना। उसमें मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा आपकी तैयारी के बारे में, और तब आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है? तो सिलेक्शन हो जाएगा देखिए, और जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा। ये है कि अगर स्मार्टली आप तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। और 2023 की आप बात करें, अगर आप अभी से चलोगे, काम बन जाएगा, ठीक है? मेहनत आप करेंगे मिलके, जिस तरीके आपको बताऊंगा, तो मेरे हिसाब से काफी रहेगा। अभी के लिए ऋतिका, आप जब नेक्स्ट क्लास में है तो लाइव रहिएगा, सो दैट मैं आपसे कुछ सवाल पूछ पाऊँ, उसके बाद मैं आपको इस पर बेटर गाइडेंस दे पाऊंगा। एक और डाउट कुछ आया है, वो खुल रहा है अभी शायद। हाँ, कबीर जो है खेल रहा है, आज उसकी छुट्टी है, 5 डेज अ वीक करा दिया हमने उस स्कूल में। अच्छा, बहुत बड़ी। अक्ष, क्या आप क्लास में हैं? देखिए, आप सब क्लास में जरूर रहा करें, क्योंकि डाउट्स के सॉल्यूशन सुनना भी जरूरी है, ठीक है? आप क्लास में देखिए, सबसे पहले 280 बुरा स्कोर नहीं है, क्योंकि जो मॉक्स आप दे रहे हैं उसमें बहुत सारे रैंडम सवाल आ रहे हैं। ये आपको भी पता होगा, क्वेश्चन देख के समझ आ रहा होगा, प्री दे चुके हैं कि कुछ क्वेश्चन जबरदस्ती आपको दिए जा रहे हैं, सिर्फ वो डोमेन बढ़ाने के चक्कर में आपको वो दिए जा रहे हैं, ठीक है जी? तो ज्यादा चिंता नहीं करनी है। 280 एक अच्छा स्कोर है। दूसरे नंबर पे आपकी रैंक कितने में से कितनी आ रही है, ये बताओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटाइल बताओ, दोनों में से एक चीज बताओ। मैं देखना चाहता हूँ टॉपर के मुकाबले आप कहाँ खड़े हैं। नहीं बेटा प्रद्युमन, इस पे कोई सेशन मैंने नहीं लिया है। 88 परसेंटाइल आ रहा है, ठीक है? यानी अगर टॉपर के 100 नंबर है तो आपके 88 नंबर हैं। इसे कोशिश करके 90 95 तक लेके जाइए। आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। ये जो आपके 90 नंबर कटे हैं, 110 नंबर कटे हैं, ये 110 नंबर जहां पर भी कटे हैं, क्या आपने वो क्वेश्चंस बाद में खुद रीट्राई करे हैं? जैसे कि मैथ्स में आपने देखे 4 सवाल फालतू थे, आपने उन्हें ईमानदारी से रीट्राई करा?
जैसे मॉक खत्म हो गया, एनालिसिस कर लिया, वो सब हो गया, कोई बात नहीं। तो आप अक्ष सही जा रहे हो, एक सोच अपनी पॉजिटिव रखना, कॉन्फिडेंस से पेपर देने जाना और मॉक टेस्ट देते रहो, देते रहो, देते रहो। बस प्रीवियस ईयर एसएससी के भी ज़रूर लगा के जाना, जो प्री वाले हैं ना पेपर, वो ज़रूर लगा के जाना और बाकी ज़्यादा चिंता मत करना, पेपर सही जाएगा। प्रीवियस ईयर ज़रूर लगा के जाना, कहीं ऐसा ना हो बैंकिंग के सवाल प्रैक्टिस करो, एसएससी की थ्योरम्स जो है रिवाइज़ ना करो और पेपर में नुकसान हो जाए, ठीक है? तो मेक श्योर यू रिवाइज़ प्रीवियस ईयर एज़ वेल। नितेश, आप अनअकैडमी की जो टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, वहाँ से अपने मॉक्स दे सकते हैं। जो जाना चाहे जा सकता है, आज की क्लास जल्दी ही कंक्लूड कर दी है मैंने। देखिए नितेश, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे चाहिए होगी, जैसे कि आप कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आप कौन-कौन सा पेपर दे चुके हैं, अगर कोई पेपर दिया है तो उसमें आपका सेक्शनल स्कोर कितना है, थोड़ा-सा आपको बताना होगा। जब मैं दिक्कत समझूँगा तभी मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊँगा उस चीज़ के लिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने कोई भी पेपर नहीं दिया है, तो आप उस केस में अगर कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो इस कोर्स को क्लास नंबर 1 से देखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करके वहाँ से आप जो है जीके के रिकॉर्डेड कोर्सेज लगाना स्टार्ट कर दीजिए। उसमें आप पॉलिटी, ज्योग्राफी में से कोई सा एक कोर्स अभी स्टार्ट कर दो। मार्च में हिस्ट्री का मेरा कोर्स आएगा, हिस्ट्री और साइंस आप मुझसे लाइव पढ़ लेना। अभी के लिए ज्योग्राफी, पॉलिटी में से कोई सा एक कोर्स उठाओ और उसके नोट्स बनाने के साथ-साथ अपना चीज़ों को पढ़ने लग जाओ, ठीक है? बाकी आप नितेश अगली किसी क्लास में मुझे मिले तो डिटेल में बताइएगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं अपनी ज़िंदगी में, तब मैं आपको जो है बेटर गाइड कर पाऊँगा। ये कौन से पेपर का सवाल है शिवा? सीजीएल के? नहीं, कौन सा प्रीवियस ईयर है ये जानना है मुझे शिवा। अच्छा, अच्छा, ठीक है। इसको लेके आप मुझे अगले सेशन तक का टाइम दो। मैं डिस्पर्जन, ये जो लंडन डिस्पर्जन है, ये मेरे ध्यान से निकल गया क्योंकि काफ़ी समय से फिजिक्स का इतनी डेप्थ का कुछ जो है मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, खुद भी नहीं पढ़ा है। ये मैं एक बार चेक करता हूँ क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड इसका वैसे नहीं होना चाहिए आंसर, बिकॉज़ हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कुछ ना कुछ फ़ोन में से आपको क्वेश्चन में देगा तो अच्छा रहेगा। डायपोल, डायपोल भी नहीं लग रहा बिकॉज़ ट्रांसिएंट डायपोल है और बी और सी में से कोई होगा। लंडन डिस्पर्जन जो है मेरे ध्यान से अभी उतर रहा है क्या है, मैं एक बार आपको अगली क्लास में बताता हूँ। अच्छा, ठीक है। आप मुझे अगली क्लास में एक बार भेजना। अच्छा, लंडन डिस्पर्जन ही इसका आंसर है। ठीक है? अगली क्लास में आप मुझे भेजना। देखिए डायपोल कुछ नहीं होता शिवा, एक पॉजिटिव एक और नेगेटिव दोनों को एक साथ बैठा दोगे तो वो डायपोल बन जाता है। डायपोल के पास नेट चार्ज 0 होता है, लेकिन अगर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसमें टॉर्क जनरेट हो जाता है। मतलब थोड़ा-सा नॉट सो एसएससी थिंग है जो मैं बोल रहा हूँ इस समय, बट फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बताना मेरा फर्ज़ है। ठीक है? बाकी एक बार अगली क्लास में आप मुझे मिलो, मैं वहाँ पे आपके साथ इसका डिस्कशन करता हूँ। ठीक है? हाँ, काफ़ी समय हो गया शिवा। देखिए आपकी 11th और मेरी 11th में बहुत फ़र्क है। जब मैं 11th में था तो आप हो सकता है किसी छोटे नॉर्मल स्कूल में हो, छोटी क्लास में हो, है ना? तो कई चीज़ें टच में से भी थोड़ी निकल गई हैं, तो आप मुझे अगली क्लास में से भेजना, मैं आपके साथ वहाँ डिस्कस करूँगा इसे, ठीक है? चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से आने वाली क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।